हेलो एवरीवन, हम पीएमएस 2022 का क्वेश्चन पेपर कवर करने लगे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। सबसे पहले तो इन्होंने एक चीज़ जो कि इनके क्वेश्चन पेपर में बड़ी अच्छी है कि उन्होंने मार्किंग डिवाइड की होती है कि 5+5+10 कि हमने किस तरह डेफिनेशन के मार्क्स देने हैं, एक्सप्लेनेशन के मार्क्स देने हैं, और जो हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसको इम्प्लीमेंट करके बताए या एग्जाम्पल के, उसके हमने मार्क्स कैसे देने हैं। सबसे पहले तो तो हमने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। सबसे पहले तो ग्रीक और स्टेट के बारे में बताएं, कल्चरल डायमेंशन क्या है उसकी और उसका इम्पैक्ट क्या है मैनेजर की डिसीजन मेकिंग में, ये क्वेश्चन था। और उसमें सो सबसे बेसिक पर्पस जो कल्चरल डायमेंशन का है वो ये है कि पावर, डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, जो 6 पॉइंट उसने दिए हैं वो भी आगे जाके पढ़ेंगे हम। जो 6 पॉइंट उसने दिए हैं उसका किसी भी कल्चर के एम्प्लॉय की जो सोच होती है उसके बारे में बताना, ताकि वो जब भी कोई बाहर से मैनेजर आके उस कल्चर में जाए तो उसको पता हो कि हमने कैसे एम्प्लॉयज़ को डील करना है। तो पावर डिस्टेंस वो होती है कि एक एम्प्लॉय अपनी हायरार्की को कितना एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पावर है और वो रैंक में उनसे ऊपर है। डिसीजन मेकिंग ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनकी हाई पावर डिस्टेंस होती है, ठीक है। और जो नीचे जो एम्प्लॉय होते हैं लोअर लेवल पे, वो डिसीजन मेकिंग में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते और ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, ये पावर डिस्टेंस ज़्यादा होने वाली कंट्रीज़ में एक्सेप्ट कर लेते हैं और लो पावर डिस्टेंस वाली कंट्री में एक्सेप्ट नहीं करते। और जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा होता है, जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन वगैरह। तो इस तरह की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन है या शेंजियन में है, वो ज़्यादातर लो पावर डिस्टेंस होती हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में पावर डिस्टेंस ज़्यादा होती है और वन मैन शो होता है या हायरार्की को फॉलो करते हैं। और डिसीजन मेकिंग ज़्यादातर बड़े बड़े मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर करते हैं और लोअर एम्प्लॉयज़ नहीं करते। तो ये एक कल्चरल डायमेंशन है जिसके थ्रू मैनेजर डील करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। इंडिविजुअलिज्म और कोलेक्टिविज्म दूसरी अप्रोच है। इसमें ये होता है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जिनकी होती है, जैसे कि अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म अप्रोच है, वो वन मैन शो होता है। वहाँ पे जो जो बिजनेस ओनर होता है वो अपने तरीके से सारा कुछ लेके चलता है, वो कोलेक्टिविज्म अप्रोच को नहीं लेके चलता। जैसे मार्क्स मार्क जिंगरबर्गर मार्क जिकरबर्ग ने जैसे अपनी फेसबुक उसने बनाई थी और अपनी टीम उसने खुद बनाई थी और ज़्यादातर, लेकिन वो ही वो क्या कॉल द शॉट्स, ही कॉल्स द शॉट इन फेसबुक, और उसके अपने डिसीजन मेकिंग में किसी को नहीं लेके चलता। लेकिन कलेक्टिविस्टिक अप्रोच वो होती है कि जो एज अ ग्रुप ने जो होते हैं ना वहाँ के लोग एज अ ग्रुप लेके चले और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में जाता है। जैसे कि चाइना वाले ज़्यादातर कलेक्टिविस्टिक कल्चर को प्रमोट करते हैं, बिजनेस में बात कर रहे हैं हम। और जो यूएस वाले होते हैं वो ऑटोनॉमी को फोकस करते हैं, अचीवमेंट को फोकस करते हैं और वो अकेले इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को लेके चलते हैं। मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी। मैस्कुलिनिटी ये होती है कि वहाँ पे किस हद तक वो मैस्कुलिन अप्रोच को फोकस करते हैं। मैस्कुलिन अप्रोच ये होती है कि एक तो इस सेंस में आ जाता है कि वहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजर है ज़्यादातर मैस्कुलिन लेवल पे होता है। और फेमिनिटी में ये होता है कि वो लोग वुमेन को भी एम्पावरमेंट देते हैं। जैसे स्वीडन में वुमेन भी बिजनेस उसी लेवल का चला रही होगी इस तरह के मेल चला रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में उस लेवल पे आने के लिए बहुत मुश्किल है कि कोई हो। एक इस सेंस में हम कह सकते हैं और एक इस सेंस में कह सकते हैं कि जो मैस्कुलिन ट्रेट्स होती हैं जैसे कि कंपटीशन और अचीवमेंट, वो मैस्कुलिनिटी वालों में ज़्यादा होती हैं जिनके कल्चर में मैस्कुलिनिटी होती है। और फेमिनिटी में नर्चरिंग पोजीशन ज़्यादा होती है, यानी कि कोलैबोरेशन, कंसेंसस मेकिंग और वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये अप्रोचेज़ हैं दो लेके, जो कि कल्चर के बारे में बताती हैं किसी भी और उसको लेके चलते हैं। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस फोर्थ डिमेंशन है। इसमें ये होता है कि जो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हमें रिस्क टेकर, यानी कि हमें रिस्क लेने में किस हद तक हमें मुश्किल होती है या आसानी होती है। तो जब बिज़नेस करने लगते हैं लोग, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में मेरा नहीं ख्याल लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन अमेरिका और अ, स्वीडन वगैरह में रिस्क टेकर्स ज़्यादा होते हैं। वो लोग अपने रिस्क लेके आगे अपनी इसको प्रमोट करते हैं कि दोस्त कंट्री जिनकी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस ज़्यादा होती है, वो वो लोग रिस्क टेकर्स नहीं होते क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया उनमें आ जाता है। और जो लोग अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इससे ये होता है जिनकी कि जो कम एम्प्लॉयज़ होती होते है, हैं वो अगर ठीक है, अनसर्टेनिटी वो को लोग अवॉइड रिस्क कर रहे लेते हैं हैं, वो और अवॉइड नहीं करते हैं अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को को, रिस्क टेकिंग को।
और उससे क्या अवॉइड होता है कर रहे कि हैं और रिस्क उनका नहीं एक ले रहे हैं अपनी इम्पैक्ट डिसीजन निकलता है मेकिंग में, ठीक है। तो वो फॉर्मल कि सेट ऑफ रूल्स मैनेजर्स पे जो काम होते हैं करते हैं, ठीक है। मैनेजर्स और उनको डील जो करते हैं। लोग अवॉइड नहीं करते वो खुद से रिस्क ले लेते हैं और उनको एक फॉर्मल सेट ऑफ प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि लकीर के फ़कीर होते हैं या नहीं होते, तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इस चीज़ को भी बताती है मैनेजर को कि उनको कैसे डील करना है। और फिफ्थ हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि इंटेलिजेंस और रिस्ट्रेंट। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अप्रोच आती है वो है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। इसमें किसी कल्चर में लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके चलते हैं या शॉर्ट टर्म प्लानिंग को लेके चलते हैं, उसके बारे में बताया है। चाइना जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके चलता है और साउथ कोरिया भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके चलता है, जबकि जो यूएसए होता है वो यूएस इमीडिएट रिजल्ट चाहता है, अडॉप्टेबिलिटी चाहता है और वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को लेके चलता है। और ये एम्प्लॉयज़ की नेचर के बारे में बताता है कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म गोल्स को जल्दी फोकस करते हैं। तो ये कल्चरल डायमेंशन है। और फिर सिक्स कल्चरल डायमेंशन है वो है इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। इसमें ये होता है कि जो इंटेलिजेंस होती है, कोई कल्चर इंटेलिजेंस को कितना फोकस करता है। इंटेलिजेंस से मुराद होती है वो एक्टिविटी जिससे एम्प्लॉयज़ खुश हो जाए, और रिस्ट्रेंट से मुराद होती है कि एक्टिविटी जिसमें डिसिप्लिन ज़्यादा हो। तो इन एक्टिविटीज़ के मुताबिक भी एम्प्लॉयज़ मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि इनको कैसे लेके चलना है। एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स देने हैं, उसको सेटिस्फेक्शन क्रिएट करनी है, क्रिएटिविटी और लेयर देना है, या फिर उन्हें एक डिसिप्लिन सोशल कंट्रोल के अंदर रहते हुए एक इन्वायरमेंट देना, ताकि वो कंपनी को और मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है इन कल्चरल डायमेंशन के थ्रू, ताकि वो कंपनी को उनका मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट। तो एप्लीकेशन इसकी ये है कि अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। लीडरशिप स्टाइल, कौन सा मैनेजर कौन सा लीडरशिप स्टाइल किस कंट्री में फोकस करे वो इसके थ्रू पता चलता है। इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन एम्प्लॉय की मैनेजर के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिज़ाइन करता है इफेक्टिव पॉलिसी और अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग। ठीक है, इफेक्टिव पॉलिसी इसी तरह पता चलती है कल्चर में क्या क्या हो रहा है, इनकी क्या डिमांड्स है और हम मैनेजर ने कैसे लेके चलना है। तो इसके थ्रू ये पूरा बेसिक पर्पज़ है ऑफ स्ट्रीट की कल्चरल डायमेंशन का। और इससे ये होता है कि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड होता है इंटरनेशनल टीम्स का आपस में। जब उनको पता चल जाता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह उनके किस तरह खुश होंगे, किस तरह सेटिस्फाई होंगे, तो वो पॉलिसीज़ उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। और उसके साथ उसी तरह उनका कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड हो जाता है, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग भी हो जाती है। वो उस कल्चर को भी समझ जाते हैं और उनका बिजनेस ग्रो करता है। सो इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म किस कंट्रीज़ में फोकस किया जाता है? यूएसए में इंडिविजुअलिज्म और ग्वाटेमाला इक्वाडोर, इसमें से एक एक एग्जांपल अगर याद कर लें या लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लो पावर डिस्टेंस किनका है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इसराइल में लो पावर डिस्टेंस है, जबकि हाई पावर डिस्टेंस जो कंट्रीज़ हैं वो हैं मलेशिया, स्लोवेकिया एंड फिलीपाइंस। इसमें पावर डिस्टेंस ज़्यादा है और सेंट्रलाइजेशन नहीं है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि वो किस किस हद तक जो पावर है वो सिर्फ हाई रैंक के टॉप एचेलॉन्स करते हैं और लोअर लेवल मैनेजर या लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस किनकी है? जितनी भी कंट्री आपको रिच है या जिनका बिजनेस अच्छा है या टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो सारी लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में हैं, वो रिस्क लेती हैं। और जो हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस पे कंट्रीज़ है जो रिस्क नहीं लेती, वो कंट्रीज़ और सारी की सारी वो हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। तो एक इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। और मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी किस में किस में है? वो है नॉर्वे, नीदरलैंड्स। फेमिनिटी को सपोर्ट करते हैं ये सारी टॉप कंट्रीज़ जो अपनी नर्चरिंग और गुड रिलेशनशिप को फोकस करती हैं, वो फेमिनिटी में आती हैं। और मैस्कुलिनिटी में अचीवमेंट फोकस कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि हंगरी, जापान। उसमें अपनी अचीवमेंट पे फोकस किया जाता है, मनी पे फोकस किया जाता है, कम्पेटिटिवनेस पे फोकस किया जाता है। सो ऑल दीज कंट्रीज़ आर मैस्कुलिनिटी में।
इसी तरह अगर रूरल और अर्बन लाइफ में अगर हम देखें तो कलेक्टिविस्टिक अप्रोच होती है रूरल एरियाज़ की, और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है सिटी लाइफ में। जितने भी अर्बन सिटीज़ होती हैं उनकी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। अनकंफर्टेबल होते हैं सर्टेनिटी अवॉइडेंस में, पावर इंपॉर्टेंट होती है सिटी लाइफ में, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनके, और सेटिस्फेक्शन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जबकि जो रूरल एरिया होते हैं या जो नॉन अर्बन एरियाज़ होते हैं उनमें नर्चर इंपॉर्टेंट होती है, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और नॉर्मेटिव रिप्रेशन को वो ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि रूल्स और अपने कस्टम्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर तो इस तरह हम ये सारी भी बना लें तो भी अच्छा है, अगर ये नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 6 अगर इस तरह याद रखें, ये याद रखने में ज़्यादा इजी रहता है कि कल्चरल डायमेंशन को ये किस तरह उसने रिप्रेजेंट किया 6। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कौन सी अप्रोच है और उसमें किस तरह वो अपने इवेल्युएट करता है, ट्रैक करता है, और उस प्रोसेस को कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके चलते हैं। स्टेप्स जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में होते हैं वो ये होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट करना है, या फिर अपनी मार्केटिंग कोई गोल है या कुछ और है। ठीक है। और दूसरा ये है कि सेट एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव, के एम्प्लॉयज़ कौन कौन से एम्प्लॉयज़ क्या क्या काम करेंगे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हमने उनसे क्या लेना है। फिर अलाइन करता है गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ, कि इन दोनों के गोल्स अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक साथ जा रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट को, और एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है तो एम्प्लॉयज़ को भी अपनी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के थ्रू। तो ये एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ अ सेट ऑफ रूल जिसकी वजह से वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी पॉलिसी लेके चलनी है और इसको टॉप टू लोअर लेवल मैनेजर या लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाना है। ये अलाइन करता है गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर करता है डेवलप एक्शन प्लान, कि किस तरह हमने एक्शन लेना है इन सारी चीज़ों पे। फिर मॉनिटर करता है प्रोग्रेस को और फीडबैक प्रोवाइड करता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस हद तक पहुंचा है और हम उसको कैसे आगे फीडबैक देता है कि ऐसे इसी तरह लेके चलना है या उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है। और इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस को, कि जो हमारी परफॉर्मेंस साइकिल है उसके रिजल्ट्स हमारे वही जा रहे हैं जो हम डिज़ायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। इसके बाद रिवार्ड अचीवमेंट होती है कि एम्प्लॉयज़ जो अच्छे काम करते हैं और गोल्स उनके अलाइन अकॉर्डिंग टू द गोल्स ऑफ द शेयर होल्डर अलाइन करते हैं, उनको फंडिंग्स दी जाती हैं, उनको प्रमोशंस दी जाती हैं, उनको रिवार्ड दी जाती है ताकि वो और अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम काम करें। सो दीज आर द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब इसका जो बेनिफिट्स हैं वो वो इम्प्रूव करता है अलाइनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में अलाइनमेंट होनी चाहिए। इन्हेंस करता है एम्प्लॉय की मोटिवेशन को, कि अगर जो लोग उनको अचीवमेंट बेस्ड रिवार्ड मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं अच्छे तरीके से, और उनकी इंगेजमेंट बढ़ाता है। शेयर होल्डर्स के जो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है और इनकी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, क्योंकि इनको जितनी अलाइनमेंट मिलती है, जितना इनको प्रमोशन मिलती है, उस हिसाब से वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और उनको एक क्लियर बेंचमार्क प्रोवाइड करता है उनकी परफॉर्मेंस के वैल्यूएशन के लिए, और इनकरेज करता है अकाउंटेबिलिटी को और फोकस करता है रिजल्ट पे। अकाउंटेबिलिटी इसके अलावा 4 डेफिनेशन थी। जॉब एनालिसिस क्या होती है? जॉब एनालिसिस ये होता है कि हम किस तरह एक प्रोसेस है गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को उसकी, और इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय या किसी भी प्रोस्पेक्टिव जॉब की, कि उसमें ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, स्किल्स क्या होंगी या क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। और ये बेसिक सी चीज़ है कि आपने किसी भी फर्म में अप्लाई करना है, कहीं भी अप्लाई करना है, आपको पता होना चाहिए किस काम के लिए किस बंदे की ज़रूरत है।
सो ये जॉब एनालिसिस होता है। और इसके की एस्पेक्ट्स होते हैं कि आइडेंटिफाई करें हम टास्क को, टूल्स को और वर्क कंडीशन को, डिटरमिन करें क्वालिफिकेशन, स्किल्स को, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होने चाहिए उनके, और फॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि फॉर्म फॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि हमने किस हद तक हमने रूल्स, प्रोसीजर और पॉलिसीज़ को डॉक्यूमेंट किया किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसको इन्फोर्स किया है। ठीक है। हाई फॉर्मलाइजेशन इम्प्लाइज टू दो स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट इन विच क्लियरली डिफाइंड गोल्स होते हैं और स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस पॉलिसीज होती हैं। जबकि लो फॉर्मलाइजेशन उन कल्चर्स में होती है जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है, जिनके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो हाई फॉर्मलाइजेशन जो लकीर के फ़कीर लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है, उनको स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेड चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो जिन लोगों को अपनी रिस्क टेकर्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, उनको फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी चाहिए होती है, इसमें वो खुद ही एक इंश्योर करें कि उन्होंने किस तरह डील करना है सिचुएशन के साथ। इसके की फ़ीचर ये होते हैं कि ये कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, ये रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी को और अडोप्टेबिलिटी इन हाईली फॉर्मलाइज। जो ज़्यादा फॉर्मलाइज होती है उनमें क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, अडोप्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। और कॉमन ये ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कॉमन होता है। इसके अलावा मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होते हैं रिजिड, हायरार्कियल और सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइज का मतलब होता है वो डिसीजन मेकिंग जो कि सिर्फ एक बंदा डिसीजन करता है और सारे डिसीजंस वही लेगा। ठीक है, उसे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसेंट्रलाइज होती है कि एम्प्लॉयज़ भी डिसीजन ले रहे हैं और किस हद तक आप अलाउ करते हैं दूसरे लोगों को डिसीजन लेने में। सो रिजिड हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है मैकेनिस्टिक में, एम्फेसाइज करते हैं ये लोग स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड के थ्रू ही उन्होंने काम करना है। स्पेशलाइजेशन ये होती है कि हर बंदा जो सही है वो अपने काम के मुताबिक काम करे। और फॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि जो भी उनके जो रूल्स और प्रोसीजर किस हद तक होने चाहिए। सो एम्प्लॉय जो डिसीजन मेकिंग में काम कर रहे हैं इसमें एम्प्लॉय किस हद तक डिसीजन मेक कर सकते हैं वो बताते हैं। ठीक है, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में। सूटेबल फॉर स्टेबल इन्वायरमेंट, जिनकी इन्वायरमेंट स्टेबल रहती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिन्होंने एक प्रोसीजर के तहत काम करना है वो इसमें मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसमें आ जाती हैं जिन्होंने एक ही रेसिपी लेके चलना है, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लेक्सिबल, डिसेंट्रलाइज। फ्लेक्सिबल यानी कि उनका कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते, फॉर्मलाइजेशन नहीं होती। और डिसेंट्रलाइज होती है पावर अपर से टॉप से लोअर मैनेजर में आम होती है, कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इनकरेज करते हैं अडॉप्टेबिलिटी को, कोलैबोरेशन को और इनोवेशन को, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और आइडियल ऑफ फॉर डायनामिक इन्वायरमेंट्स, यानी कि चेंजिंग जो इन्वायरमेंट होती है उसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि मैकडोनल्ड आ जाती है, और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में टेक स्टार्टअप्स आ जाते हैं जिसमें इनोवेशन चाहिए होती है। डेटा एंट्री की जॉब अगर आप फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं तो आप मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं किसी की, तो वो टेक स्टार्टअप या उसमें टेक्नोलॉजी को आप अपने मुताबिक लेके चल रहे हैं, तो वो आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आता है कंटिजेंट कंटिजेंट वर्कर वो होते हैं जो कि फ्रीलांसर होते हैं, जो कि अपने मुताबिक काम करते हैं। उनको कंपनी हायर करती है थोड़े वक्त के लिए और फिर उनके बाद उनकी परमानेंट जॉब नहीं होती। जैसे फ्रीलांसर फाइवर पे आप जो वर्क करते हैं वो कंटिजेंट वर्कर्स होते हैं। ठीक है। उसको इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं और बहुत से नुकसान। एक तो आप जब मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप काम कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। ये उसके बाद आपकी पर्सनल स्पेस जो होती है, आपने जब मर्ज़ी काम करना है, जब ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आपकी फ़िक्स्ड इनकम नहीं आ रही होती मंथली, और आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि आपने इस महीने कभी आपके पैसे बन गए कभी नहीं बने। सो फ्रीलांसर जो होते हैं वो कंटिजेंट वर्कर पे आते हैं, जिनको वो बाय चांस रख लेते हैं, कभी प्रोजेक्ट आया तो और कभी नहीं भी
रखते हैं। इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, और पाकिस्तान में वो कैसे अप्लाई होगी और उसकी एग्जांपल दें थ्योरी और एक्स और वाई में, और विच थ्योरी यू प्रेफर एंड वाई। सो मैस्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी जो है उसमें 5 लेवल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स का जिक्र किया गया है। अगर वो फुलफिल हो जाती हैं वो मोटिवेट करती हैं इनके बिहेवियर को अच्छे काम करने के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वर्कर्स की, फिर उनकी आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स होती हैं जो कि इनके लोअर इनकम सेक्टर्स के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी कि बेसिक नीड्स फूड वाटर एंड शेल्टर। और ये ज़रूरत होती है उनके लिए कि वो इंश्योर करे फ्री फेयर वेजेस उनके लिए, ताकि वो सेफ़ वर्किंग कंडीशन में अपने डिज़ायर्स अपनी वांट्स मीट कर पाए। ठीक है। सेफ्टी नीड्स होती हैं कि उनको जॉब सिक्योरिटी हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो और सेफ़ वर्क प्लेस हो उनकी। और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंट्री और एग्रीकल्चर कंट्री है वेयर रिस्क में बी हायर, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें अगर हम अप्लाई करें सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल करें तो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे होंगे। सोशल नीड्स आ जाती हैं इसके बाद। तीसरी तरह की सोशल नीड्स में ये होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए उनके लिए। प्रमोट करेंगे इसमें टीम वर्क को, रिस्पेक्ट करेंगे कल्चरल वैल्यूज़ को और फैमिली वैल्यूज़ को, जिससे एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनेगी। और फिर इस टीम नीड्स आ जाती हैं इसमें रिकग्निशन प्रमोशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पीयर्स एंड मैनेजर इंपॉर्टेंट होता है। अगर उन्हें रिकग्निशन मिलेगी रिस्पेक्ट मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए अपने आप को वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे की जाए, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की जाए और करियर ग्रोथ इज़ इम्पोर्टेंट। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो नीड होती है जो कि जब चारों नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर उनके अंदर ये नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि अपॉर्चुनिटी जो उनकी है पर्सनल ग्रोथ क्रिएटिविटी और अचीवमेंट पोटेंशियल उनको मोटिवेट करता है कि वो और अच्छे काम करें और इस तरह अडॉप्ट करें पॉलिसीज़ को, कि वो इन्हांस करें प्रोडक्टिविटी जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इन पाकिस्तान एंड कल्चरली डिवर्स एंड इकोनॉमिकली स्टार्टिफाइड वर्कफोर्स बने। ठीक है। कंपैरिजन है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में। थ्योरी एक्स में ये होता है कि अथॉरिटेरियन है और थ्योरी वाई इज़ डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, पार्टिसिपेटिव कह सकते हैं। सो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का ये कह सकते हैं कि अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक। थ्योरी एक्स में लोग कहते हैं कि जो पीपल हैं वो दे आर लेज़ी और उनका काम अच्छा नहीं होता, जिसके थ्रू हमें उनके ऊपर अथॉरिटेरियन रूल की ज़रूरत है, एक मैनेजर की ज़रूरत है जो उन्हें बताए कि कैसे काम करना है। ठीक है। उसमें वो मोटिवेट करते हैं। वर्कर्स आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय मनी और जॉब सिक्योरिटी। जो इंसान भी थ्योरी एक्स समझती है कि इंसान बुरा है और उसको मोटिवेट करने के लिए मनी और जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वो लेज़ी है जिस लाइक देयर वर्क, और उसको रिक्वायर्ड होता है स्ट्रिक्ट सुपरविजन को और कंट्रोल का। और जबकि मैनेजर्स रिलाई ऑन कोर्शन, उनको फोर्सफुली काम करवाया जा सकता है वरना वो काम नहीं करेंगे। और लेकिन जो पार्टिसिपेटिव थ्योरी वाई होती है उसमें ये होता है कि जो वर्कर्स है वो सेल्फ मोटिवेटेड है और अपना काम इंजॉय करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, यानी कि एक इंसान अच्छा है थ्योरी वाई के अंदर। और एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं वो थ्योरी वाई टोटली ऑपोजिट होती है थ्योरी एक्स के, और उसमें वो लोगों को अच्छा समझते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए ज़रूरी है, उनकी मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कोलैबोरेटिव मोटिवेशन के साथ एक लीडरशिप स्टाइल में पढ़ाया समझाया जाए। ठीक है। और मोटिवेशन और अथॉरिटेरियन थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में जो डिफरेंस है वो ये है कि थ्योरी एक्स में सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है और थ्योरी वाई में डिसेंट्रलाइज, और फोकस उसका कंप्लायंस होता है और एम्पावरमेंट होता है थ्योरी वाई में। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में प्रेफर्ड थ्योरी कौन सी है, तो थ्योरी वाई इज़ जनरली प्रेफर्ड क्योंकि ये इंकरेजमेंट को क्रिएटिविटी को इनोवेशन को प्रमोट करता है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल सक्सेस को प्रमोट करता है, ट्रस्ट और ऑटोनॉमी बढ़ाता है। ठीक है। और मॉडर्न वर्क प्लेस स्पेशली नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्रीज रिक्वायर कोलेबोरेशन फ्रॉम द डायरेक्शन। सो
ट्रस्ट ऑटोनॉमी के लिए हमें थ्योरी वाई को प्रमोट करना चाहिए इन पाकिस्तान, ताकि यहाँ के लोग काम करें और इसके थ्रू हमारी जो लेबर फोर्स और जो मैनेजर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो अच्छा हो सके। और फिर उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है क्रिज्मेटिक लीडरशिप की। क्रिज्मेटिक लीडरशिप वो लीडरशिप होती है कि एक लीडर होता है जो कि इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपने विजन, इंथुजियाज्म और अपने पर्सनल चार्म के थ्रू। सो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन और उसका फॉलोअर्स के साथ होता है, मोटिवेट करता है उन्हें अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट को। और उसकी की ट्रेट्स ये होती हैं कि वो कॉन्फिडेंट होता है, उसका परसुएसिव लैंग्वेज होती है उसकी, और कंपेलिंग विजन होता है, ability to inspire loyalty और commitment, और often emerge in the time of crisis और significant change। लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला और स्टीव जॉब हमारे एग्जाम्पल हैं इसकी। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या फ़र्क होता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है वन मैन शो, और डेमोक्रेटिक में पार्टिसिपेटिव नेचर होती है। तो वो लीडरशिप स्टाइल जिसमें डिसीजन मेकिंग और यूनिलेटरली एक ही इंसान करता है, वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जिसका मतलब। तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, और उसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, सुपरविजन होती है, और रिजिड सिस्टम होता है उनका कि एक ही बंदा, रैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक ही बंदा सारी वो करेगा। जबकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, इसमें पीपल पार्टिसिपेटिव नेचर होती है, कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट पीपल, और कलेक्टिविज्म को ये अप्रोच करते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिक लीडरशिप जो होती है वो सेंट्रलाइज उसकी अथॉरिटी होती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल प्रोविजन को प्रमोट करती है, लिमिटेड इनपुट फ्रॉम एम्प्लॉयज होते हैं, और ये थ्योरी एक्स को फोकस करती है एक तरह से अगर सोचा जाए तो। और मिलिट्री लीडरशिप जैसे कि क्राइसिस के दौरान होती है, तो मिलिट्री में जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चलती है, तो इसी वजह से कहते हैं कि ऑटोक्रेटिक जो होती है वो थ्योरी एक्स को प्रमोट करती है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ये होता है कि डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, और थ्योरी वाई को सपोर्ट करती है, क्योंकि उसमें कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेटिव नेचर होता है, और एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं बाय लीडिंग टू हायर सेटिस्फेक्शन। और ये थ्योरी वाई को सपोर्ट करती है, जिसमें वो सोचते हैं कि लोग अच्छे हैं, उनको अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। और ये इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल वगैरह में इस तरह की अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एफिशिएंट तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं लेके जा सकती। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे पाकिस्तान, उसमें हमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप की जरूरत है, जो हमें खुद जो लीडरशिप होती है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और इनोवेशन की तरफ और एंगेजमेंट की तरफ लेके जाए। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में विजनरी थिंकिंग होती है और इंस्पिरेशनल मोटिवेशन होती है। इसमें आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और मोटिवेट करते हैं फॉलोअर्स को टू अचीव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। उनके एटीट्यूड, बिलीव्स और बिहेवियर पे आपका फोकस होता है, और उनके लिए एक विजन होता है जो आपने उनको दिखाना होता है, और इंस्पायर करना होता है अपने एग्जाम्पल के थ्रू। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जैसे कि किसी प्रॉफिट की होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर कोई नेल्सन मंडेला, उसने ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की थी। सो इंडिविजुअल कंसिड्रेशन इसमें जो होती है यूनिक नीड्स और पोटेंशियल के थ्रू हर एक इंसान को फोकस किया जाता है, और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होती है कि इनकरेज की जाती है क्रिएटिविटी, इनोवेशन। सो ये चेंज ड्राइव करता है ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में, इम्प्रूव एम्प्लॉय इंगेजमेंट, और एम्प्लॉय की इंगेजमेंट को इम्प्रूव करता है और फोस्टर करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। और फिर उसके बाद आती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो इंडिविजुअल होते हैं वो मोटिवेटेड टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटकम्स, यानी कि लोग अपने रिवार्ड से ज़्यादा आउटकम्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। अगर उन्हें पता है कि इस बार काम का अच्छा हमें रिवार्ड मिलेगा, तो वो उस काम को करने के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे, बजाय कि जिनकी आउटकम उन्हें नहीं पता होगी। सो उनकी जो वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, वो आउटकम होती है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर मैं ये काम करूँगा। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इसको करती है, और ये विक्टर व्रूम ने बनाई थी। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि उनको क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है। और इसकी
स्पेसिफिक आउटकम्स जो होती है उनका परफॉर्मेंस आउटकम का लिंकेज क्या है उनकी परफॉर्मेंस के साथ, इसको डील करती है, ठीक है। और इसमें वैलेंस होता है। वैलेंस का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन रिवार्ड, कि वो रिवार्ड किसी इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसको वैलेंस कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटैलिटी होती है कि परफॉर्मेंस, किस तरह की परफॉर्मेंस हमें स्पेसिफिक आउटकम तक लेके जाएगी, और इसका एक फार्मूला उसने दिया था कि मोटिवेशन किसी काम को करने की वो इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, कि डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस क्या होगी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटैलिटी, कि हमारी स्पेसिफिक आउटकम, किस स्पेसिफिक आउटकम को हम किस तरह करेंगे कि हमें ये मिल जाएगी, मल्टीप्लाई बाय वैलेंस, कि जो वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी। सो ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद आ जाता है कि इसका एप्लीकेशन ये होती है कि एफर्ट्स विल लीड टू हायर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड देती है, ठीक है, और रिवॉर्ड्स जो होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि वो और अच्छा काम करें। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ये होती है कि वो कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती है, अपने गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती है। सो इट इनकम्पासेस के इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इवैल्यूएट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को, मार्केट पोजीशन को, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को एंड ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी को ये फोकस करते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि मेजर करें कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपने मिशन फुलफ़िल कर रही है। सो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है, उसके एम्प्लॉय कितने सेटिस्फाई हैं और उसकी ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस हमें बताती है। को मेजर करने के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उसका ऑर्गेनाइजेशन की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, उसके लिए क्वेश्चनेयर्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, फीडबैक्स और नेट परफॉर्मेंस होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस एंड इंगेजमेंट मेजर करने के लिए एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या है, एब्सेंटिज्म क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए इवेल्युएट करते हैं कि आउटपुट रिव्यू टू इनपुट, कि उनकी इनपुट कितनी थी और उसकी आउटपुट क्या आ रही है, और प्रोडक्शन साइकिल क्या है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट अंडरस्टैंड, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके अंडरस्टैंड करते हैं उनकी एफिशिएंसी को। सो रोल ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज इन मेजरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल रेशियो होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है और इसमें ये मेजर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस क्या है। तो ये क्रिटिकल होती है किसी भी सेक्टर को, ताकि डिसीजन मेक कर सकें जो भी कंपेटिटर्स जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उनके शेयर्स में, वो लोग, उनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन रिफ्लेक्ट्स करता है ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट को, और रिटर्न ऑन इक्विटी होता है जो कि मेजर करता है रिटर्न जनरेटेड ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। करंट रेशियो और क्विक टेस्ट रेशियो होती हैं, एफिशिएंसी रेशियो होती हैं और लेवरेज रेशियोज होती हैं। इसमें लेवरेज रेशियो में आती है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि शो करता है प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट वर्सेस इक्विटी, के हमारे पास जितने पैसे ओनर्स इक्विटी में हैं उससे ज़्यादा हमारा कितना डेप्ट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शो करती है कि एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट्स, के जितना हमारे पास कर्जा हमने डेप्ट्स लिए हुए हैं हम उसमें किस हद तक हम अपने इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें बताती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। Importance of financial ratio for Pakistani managers are it helps in decision making, performance monitoring, comparative analysis, stakeholders communication and crisis management। डिसीजन मेकिंग में ये इस तरह हेल्प करता है कि ये इंसाइट प्रोवाइड करता है, किसी ने अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ेगा कि ये कंपनी कहाँ जा रही है, इसको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसकी कितने डेब्ट टू रेशियो क्या है, इनकी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, इनकी सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। सो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो गया।
परफॉर्मेंस मॉनिटर में करता है कि इनकी इनपुट क्या थी और इनकी आउटपुट क्या आ रही है, किस तरह लोग एम्प्लॉय इनके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इसका भी इनकी शेयर, जिन्होंने शेयर परचेज करने होते हैं किसी कंपनी के या किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना होता है इन्वेस्टर्स को, या फिर इनके बायर या कस्टमर, बायर्स तो नहीं लेकिन जो इनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से भी फ़ायदा होता है, और ये बताती हैं रेशोज़, ये सारी बातें बता देती हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कंपेटिटर्स होते हैं वो अपने कंपेटिटर्स की इन एनालिसिस को पढ़ के वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं या उनको लॉस हो रहा है, वो उससे एडवांटेज लेते हैं और अपनी पॉलिसीज़ उसके मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। स्टेक होल्डर्स, जिनका भी स्टेक्स होते हैं किसी में, या उनको फ़ायदा या नुकसान हो रहा होता है कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं इन रेशोज़ से। और क्राइसिस मैनेजमेंट में हेल्प करता है क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हमें रेशोज़ के थ्रू पता चल जाता है हमें कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान। इसके अलावा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है, वो होता है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट अप्रोच दैट एंटिसिपेट्स पोटेंशियल इश्यूज एंड टेक करेक्टिव एक्शन। इसमें पहले से ही आप जैसे फीडबैक कंट्रोल होता है, फीड फॉरवर्ड में ये होता है कि आप पहले से ही फीडबैक ले लेते हैं कि अगर हमें ये नुकसान होगा तो हमने इसकी क्या क्या मेजर्स करने हैं और आने वाले इश्यूज क्या होंगे और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, हमने पहले से ही प्लानिंग करके रखी होती है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में। ठीक है, इसमें क्वालिटी चेक्स ऑन रॉ मटेरियल बिफोर प्रोडक्शन बिगिंस। रॉ मटेरियल को पहले ही चेक कर लेते हैं अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, ये फ्रेश है कि नहीं, ताकि हमें प्रोडक्शन के बाद हमें नुकसान ना हो। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये डेफिनेशंस हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में आ जाता है कि हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स एंड फुलफिल इट्स मिशन, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को कैसे अचीव कर रही है, कितने अच्छे तरीके से अचीव कर रही है और किस तरह वो अपने मिशंस को कंप्लीट कर रही है। इस इवेल्युएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को ड्राइवर्स वैल्यू में, स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग कस्टमर्स, एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर। और ये जो किस तरह वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के थ्रू मेजर करते हैं। सो की डायमेंशन इनकी ये होती है कि गोल अचीवमेंट, मीटिंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, गोल्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। रिसोर्स एफिशिएंसी दूसरा है, उसमें ये होता है कि रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज प्रॉपरली हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं, ज़ाया तो नहीं हो रहे। अडोप्टेबिलिटी हो रही है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और उसकी वो चीज़ें जो इनोवेशन ला सकती हैं वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, कहीं छोड़ के तो नहीं जा रहे इस फर्म को, और कस्टमर्स को वैल्यू मिल रही है, उनको क्या नाम है, जो यूटिलिटी मिल रही है, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हमने जो चीज़ इस डिमांड करते थे वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। सो वो स्ट्रक्चर अप्रोच जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट और परफॉर्मेंस को इशू को हम एवेल्युएट करते हैं, उसे कहते हैं कि टूल है ये एक, जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं और परफॉर्मेंस को और इवेल्युएट करते हैं। इसमें ये होता है कि हम एक बेंचमार्क बना देते हैं और उसके थ्रू हम अपनी जो हमारी प्रोग्रेस है उसको हम रेट करते हैं कि हमारी इस बेंचमार्क के थ्रू कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं और हम किस हद तक इसको कवर कर रहे हैं। सो ये फाइनेंशियली कस्टमर को और इंटरनल प्रोसेसेस को और लर्निंग एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ और हर तरह के बेंचमार्क हम बना सकते हैं कि हमारे इतने मिलियन ट्रिलियंस हमें चाहिए तो हम उसको एक बेंचमार्क बना देंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहाँ तक होनी चाहिए वो उसके बारे में बताता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस का, बैलेंसेस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाता है, इनेबल करता है बेटर डिसीजन मेकिंग को और अकाउंटेबिलिटी को। इस बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू हमें अकाउंटेबिलिटी का पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो पर्ट एनालिसिस आ जाता है। पर्ट एनालिसिस में होता है कि प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स होती हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है जिसके थ्रू हम प्लान करते हैं, स्केड्यूल करते हैं और कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को करते हैं। ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को कि हमने किन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें
क्या रिज़ल्ट मिलेगा, और उनके इंटरडिपेंडेंसीज़ को कि ये चीज़ें किस चीज़ पे इम्पैक्ट करती है, इन पे इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इन पे इंटरनल क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, और फिर एस्टिमेट करते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन का कि हम टाइम के कितनी देर में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्या एक्टिविटीज़ है कि क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं उन एक्टिविटीज़ को, और उनकी कंप्लीशन का टाइम क्या होगा। ये पर्ट एनालिसिस में पता चलता है। फॉलोइंग इज दीज आर द स्टेप्स। आइडेंटिफाई करें एक्टिविटीज़ को और माइलस्टोन्स को, डिटरमिन करें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को, फिर ड्रा करें एक नेटवर्क डायग्राम कि हम किस तरह इसको लेके जाएंगे और एरो से उसको इंडिकेट करें, और एस्टिमेट करें टाइम फॉर ईच एक्टिविटी कि किस टाइम पे क्या एक्टिविटी हो जाएगी, और क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करें और एनालाइज करें स्लैक टाइम, फ्लोट टाइम। स्लैक टाइम होता है वो टाइम जो कि नॉन क्रिटिकल टास्क करने में डिले हो सकता है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइन, कि हम एक लिमिटेड टाइम दे के इससे पहले अगर हमें नहीं भी मिला, ये काम नहीं भी हुआ, तो हमारा प्रोजेक्ट डिले ना हो। और फिर मोनीटर और अपडेट करते हैं इसके, मोनीटर करते हैं इस सारे प्रोजेक्ट को और फिर अपडेट करते हैं। सो इसके की एलिमेंट जो है पर्ट एनालिसिस के वो ये है कि ये रिप्रेजेंट करता है माइलस्टोन्स और इवेंट को, नोट्स एरोज जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टास्क और एक्टिविटीज़ को, क्रिटिकल पाथ होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है नेटवर्क का, डिटरमिन करता है प्रोजेक्ट मिनिमम कंप्लीशन टाइम, और स्लैक टाइम होता है एक्स्ट्रा टाइम जो हम हर टास्क के बाद रखते हैं कि अगर ये डिले भी हो गया तो हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। पर्ट एनालिसिस की जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि ये इम्प्रूव करता है प्लानिंग को, आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल टास्क और टाइमलाइन को, हैंडल्स करता है अनसर्टेनिटी को, इनकॉर्पोरेट करता है फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू टाइम एस्टिमेट, और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हेल्प एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली बाय आइडेंटिफाइंग स्लैक टाइम। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है और ये सब्जेक्टिव होता है कि हर इंसान का या हर चीज़ का एस्टिमेशन अलग होता है, और हर चीज़ का एस्टिमेशन अपने हिसाब से करते हैं। सो और रिसोर्स डिपेंडेंसी जो होती है वो एक अनलिमिटेड रिसोर्स डिपेंडेंसी होती है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम एक टास्क लें, टास्क ए बी सी 4 5 3 डेज़ में करें, तो ये जो टास्क ए है जो अगर वो 5 डेज़ पे डिपेंड करता है टास्क ए के ऊपर, और टास्क 3 डिपेंड करता है टास्क बी के होने पे, तो ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम जो है वो क्रिटिकल पाथ जो इसका होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सो पेपर 2 में जो मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसिस्ट करता है, पहले मार्केटिंग के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल इसमें ये होता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस एंड कस्टमर एंड आइडेंटिफाई द 5 कोर मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है कस्टमर नीड को। मार्केट प्लेस होगी तो पता होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर और बायर और सेलर का जो रिलेशनशिप होता है वो बनता है मार्केट प्लेस के अंदर। गेन करता है कंपेटिटिव एडवांटेज के अंडरस्टैंडिंग के मार्केट के क्या ट्रेंड है, क्या डिमांड चाह रही है, क्या सप्लाई है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या जा रहा है, लोग किस तरह ले रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के थ्रू कंपनीज जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं अपने आप को, वो कंपेटिटिव एडवांटेज लेती हैं मार्केट प्लेस की वजह से। सो अडॉप्ट करता है चेंज को। मॉनिटरिंग मार्केट डायनामिक्स जो होती हैं उसको मॉनिटर करना मार्केट डायनामिक्स को कि मार्केट में क्या क्या चेंज हो रहा है। अलाउ करता है बिजनेस को कि वो रिस्पॉन्ड करे प्रोएक्टिवली, खुद से कई काम ले और इनिशिएटिव ले कंज्यूमर की डिमांड का जो एक गैप होता है उसे फिल करने के लिए। और ऑप्टिमाइज़ करता है रिसोर्स एलोकेशन को। वो ये जो मार्केट प्लेस होती है ये क्लियर इंसाइट देती है, व्यू देती है मार्केट प्लेस का, और हेल्प करती है टारगेट करने को सही कस्टमर सही सेगमेंट के लिए। जो कि अगर एक ऑयल बेचने वाला है उसको एक ऑयल ख़रीदने वाला चाहिए, तो ये मार्केट प्लेस के थ्रू होता है। और ऑप्टिमाइज़ करती है मार्केटिंग एफर्ट्स को, मैक्सिमाइज करती है उसका इम्पैक्ट और प्रॉफिट को। सो 5 कोर मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ये हैं कि कस्टमर नीड्स, वांट्स और डिमांड्स, ये फर्स्ट स्टेप है। उसमें नीड्स ये होती हैं कि बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है, फूड, वाटर या शेल्टर। वांट क्या है, जो डिज़ायर होती हैं कि अगर आपने खाना खाना है लेकिन अगर आप उसको बर्गर में, आपने खाना खाना एक नीड है, लेकिन अगर आप उसको फैंसी बनाना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं, तो वो एक वांट है, आपकी डिज़ायर है कि आप किस लेवल का खाना खाना चाहते हैं। और डिमांड ये है कि वांट
बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, वो चीज़ जो आप परचेज करने की कैपेसिटी है आपके अंदर, वो होती है डिमांड की, कि अगर आप तो आपको खाना खाना है और अगर आप एक्सपेंसिव खाना खा सकते हैं तो आपके पास, और ऊपर से आपके पास पैसे भी हैं कि आप एक्सपेंसिव खाना खा सकें, तो वो डिमांड होगी। और इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि अंडरस्टैंड करें दीज डिस्टिंक्शंस को और हेल्प करें बिजनेस को कि वो उसके अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक वो स्पेसिफिक चीज़ें लें। मार्केट ऑफरिंग्स क्या होती हैं? मार्केट ऑफरिंग्स दूसरी हमारी 5 कोर जो मार्केट प्लेस की कॉन्सेप्ट होता है, पहला होता है कस्टमर नीड, वांट और डिमांड, दूसरा होता है मार्केट ऑफरिंग और ये होता है कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और वो सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन का कम्बिनेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। और इसकी एग्जांपल है एप्पल ऑफर्स नॉट जस्ट स्मार्टफोन बट डिज़ाइन एंड इनोवेशन। एप्पल फ़ोन जो लोग खरीदते हैं वो एक स्टेटस सिंबल है, अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपनी डिमांड उन्होंने एक स्टेटस सिंबल बना लिया कि हमने ये ऐसे सेटिस्फाई करते हैं वो अपने आप को। तो ये मार्केट ऑफर करती है और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू, कंपेलिंग वैल्यूज प्रपोजिशन और वैल्यू और सेटिस्फेक्शन तीसरी चीज़ है जो मार्केट के कोर फाइव कोर बैलेंसिंग में तीसरी चीज़ है वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यूज होती है कि परसीव्ड बेनिफिट, कोई भी इंसान किसी प्रोडक्ट को लेके उसको किस तरह से एज्यूम कर रहा है कि उसको किस तरह से फ़ायदा हुआ। फॉर एग्जांपल बहुत से लग्जरी प्रोडक्ट है, गरीब अगर हम गरीब होने के कोई गरीब इंसान उनको देखेगा तो कहेगा इतनी महंगी चीज़ों की क्या जरूरत है, तो मैं सस्ते में ले लूँ ये ले, लेकिन ये वैल्यू आपकी नज़र में है। लेकिन जो उनकी टारगेट मार्केट है वो कहती है कि ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है, ये मैं पहनूंगा तो मेरी एक रेपो बनेगी या मेरी एक पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी, और वो उस परसीव्ड वैल्यू की बेस पे इतने महंगे एक्सपेंसिव क्लोथ्स या वो चीज़ खरीदने पे के लिए तैयार हो जाता है। ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो परसीव्ड वैल्यू क्या है, कस्टमर इसको कैसे ले रहा है और सेटिस्फेक्शन किस तरह की प्रोवाइड करेगी। गरीब को तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकती एक चीज़ एक्सपेंसिव चीज़, लेकिन अमीर को वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, और वो इसीलिए उनकी टारगेट मार्केट ही वो लोग होते हैं। स्पेसिफिक नीश जो उनकी होती है वो वही होती है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि डिलीवर करते हैं सुपीरियर वैल्यू को और डिससेटिस्फेक्शन ड्राइव्स करते हैं कस्टमर की लॉयल्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो वो दूसरों को बताता है कि मैंने यहाँ से ये चीज़ ली थी, ये अच्छी थी। जैसे कि एप्पल और ब्लूबेरी वालों ने अपनी सारी जो प्रमोशन स्ट्रेटजी थी वो यही रखी थी कि जो फर्स्ट मोबाइल है वो सारे जो लोग गोल्फ में खेलने जाते थे या टेनिस खेलने जाते थे उनको अपने सेल्समैन को वहाँ पे मेंबरशिप दिलवा के इस तरह अपने उनको मोबाइल दिलवाए थे कि सब कहते थे कि ये कैसे इनके पास क्या है, हमें भी ये चाहिए। तो ये प्रमोशन स्ट्रेटजी होती है और उन्होंने अपने मुंह से उसकी इस तरह अपने सेल्स मैनेजर के थ्रू वो मोबाइल्स बिकवाए। सो एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप, एक्सचेंज इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। यानी कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं उसके बदले हम कैसे उनको डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सचेंज करें, यानी कि वैल्यू जितने पैसे हैं उसकी उतनी वैल्यू है कि नहीं। और रिलेशनशिप होता है कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद द कस्टमर इनकरेजेस रिपीटेड एक्सचेंज। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है कस्टमर का और एम्प्लॉयर का या ऑर्गेनाइजेशन का, और इन्हांस करता है लाइफ टाइम वैल्यूज़ को। मार्केट क्या होती है? मार्केट होती है सेट ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल बायर, एक ऐसी जगह जहाँ पे पोटेंशियल जो खरीद सकते हैं बायर वो भी, और एक्चुअल बायर जिसने खरीदना है वो, उनके लिए एक प्लेस होती है, उसे कहते हैं मार्केट, ठीक है। जिनकी नीड वांट दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय मार्केट ऑफरिंग, वो सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ये है कि अंडरस्टैंड करते हैं साइज़ को, कंपोजिशन को, बिहेवियर का, मार्केट के बिहेवियर को, बिजनेस टू डेवलप टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ये सारी मार्केट को समझने की जो जितनी भी चीज़ें हैं ये स्ट्रेटजीज बनाने में काम आती हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये है कि मार्केट प्लेस के और उसके 5 कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि बिजनेस और कस्टमर सेंट्रिक हो, कस्टमर पे फोकस करता है और फोकस करे उनकी नीड्स पे, और अलाइन करे मार्केट ऑफरिंग्स विद एक्सपेक्टेशंस के हमें क्या चीज़ें इनको चाहिए होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बनाए। ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट सस्टेनेबल वैल्यूज, अचीव अ कंपेटिटिव एज एंड थ्राइव इन डायनामिक बिजनेस। दस सेकंड क्वेश्चन है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है और ये क्यों डेमोग्राफिक डिमेंशन इसके लिए ज़रूरी होती है, कि अगर हम एक ही डेमोग्राफिक डिमेंशन से मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे तो वो क्यों हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, कि हमें उसका फ़ायदा क्यों नहीं होगा। सो मार्केट सेगमेंटेशन होती है वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम डिवाइड करते हैं एक बड़ी मार्केट को स्मॉलर डिस्टिंक्ट ग्रुप में, स्मॉलर छोटे छोटे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप में, जिसमें उनके करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हों, नीड्स और प्रेफरेंसेस सिमिलर हों। और ये हेल्प करता है बिज़नेस को कि वो प्रोडक्ट कैसे बनाएं, कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करें और किस किस्म की मार्केट स्ट्रेटजीज अपनाएं ताकि वो स्पेसिफिक नीड्स फुलफ़िल करें उस सेगमेंट की। सो टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन होती है कि डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल।
सो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है बेस्ड ऑन एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। जियोग्राफिक होती है बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ द कंट्री, सिटी और क्लाइमेट। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। बिहेवियरल सेगमेंटेशन होती है बेस्ड ऑन यूजेज पैटर्न, ब्रांड लॉयल्टी एंड परचेजिंग बिहेवियर। सो अगर हम सर्दियों के कपड़े डेनमार्क या स्वीडन पे या फिर अंटार्कटिका में किसी में जाके भेजें तो वहाँ पे वो उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी बनिस्बत के अगर हम पाकिस्तान में चाही में जाके, बलूचिस्तान के सूबे में गर्म इलाके में जाके सेल करें, वहाँ पे डिमांड कम होगी। यहाँ पे आ गई जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। और फिर उसके बाद हम करते हैं कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के लाइफस्टाइल क्या है, हमारा टारगेट क्या है। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसमें आपने इस कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो आप सबसे पहले अपनी नीश डिसाइड करते हैं कि आपने किस तरह के लोगों को, अपने अमीरों को टारगेट करना है, गरीबों को टारगेट करना है, उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, उनकी एटीट्यूड क्या होगी। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल एप्पल ने टारगेट ही एक लाइफस्टाइल को किया हुआ है जो कि है रिच पीपल। और उन्होंने चाहे वो इनोवेशन ना लाएं लेकिन जब वो सिर्फ अपना मोबाइल अपडेट करने से ही उनके जो लोग हैं वो उसको ख़रीदते हैं, ये उनकी परसीव्ड वैल्यू की वजह से उनको ख़रीदते हैं। और यही लाइफस्टाइल को फोकस करने के लिए आपको सेगमेंटेशन की ज़रूरत होती है। और सेगमेंटेशन जो साइकोग्राफी सेगमेंटेशन है उसमें वैल्यूज़, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को देख के टारगेट करते हैं लोग। बिहेवियरल सेगमेंटेशन ये होती है कि बेस्ड ऑन यूज्ड पैटर्न, ब्रांड लॉयल्टी, परचेजिंग बिहेवियर। और ये भी अगर हम इसमें एप्पल की एग्जांपल दें तो गलती होगी क्योंकि बिहेवियर बन गया है अब ये उनका। उन्होंने इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की थी शुरू के कुछ सालों में, अब चाहे वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करे लेकिन ब्रांड लॉयल्टी हो गई हुई है उनकी। जितने भी लोग थे जो एप्पल ख़रीदते हैं वो कहते हैं दूसरा कोई मोबाइल नहीं ख़रीदते, और ये इनकी ब्रांड लॉयल्टी है। वाई डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन अलोन कैन बी डिसअपॉइंटिंग। वो कह रहे हैं कि अगर खाली डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करें, यानी कि सेगमेंटेशन हम करें सिर्फ एज, अगर हम सिर्फ सेगमेंटेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम और एजुकेशन या ऑक्यूपेशन की बेस पे, तो ये सिर्फ इस तरह करना क्यों फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि हम ओवर जनरलाइजेशन कर लेंगे। हमें नहीं पता कि वो किस तरह के उनकी क्या एज ग्रुप की क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक है, उनका लाइफस्टाइल क्या है और उनके बिहेवियर क्या है, क्या वो ब्रांड लॉयल्टी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने इन सारी चीज़ों को फोकस नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा ओवर जनरलाइजेशन हो जाएगी जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। लिमिटेड इंसाइट इनटू बिहेवियर का पता नहीं चलता लोगों के उनका कि वो ये चीज़ खरीदेंगे कि नहीं। हर एज ग्रुप में और हर जेंडर में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जिनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। दो लड़कियों की बिल्कुल नीड्स डिफरेंट होती है, एक प्रेफर कर सकती है शलवार कमीज़ को, एक प्रेफर कर सकती है जीन्स शर्ट को, एक वेस्टर्न को फॉलो कर सकती है ड्रेसेस को। सो ये अगर हम फीमेल और एज और डेमोग्राफिक की बेसिस पे सिर्फ सेगमेंटेशन करेंगे तो ये बहुत गलत होगा, ठीक है। और ये नेगलेक्ट करते हैं साइकोग्राफिक बिहेवियरल एस्पेक्ट को कि जो इंटेलेक्चुअल लाइफस्टाइल नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती खाली डेमोग्राफिक को फोकस करने से। और फेलियर टू एड्रेस नीश मार्केट होती है वो सेगमेंट जो जिसकी यूनिक प्रेफरेंसेस होती हैं। जैसे कि एक लग्जरी वॉच ब्रांड होता है, उसकी जो नीश होगी वो हाई इनकम मेल्स होगी, या माइट में वो अगर उन्होंने जेंडर बेस डिफरेंस कर लिया, अपने आप को जेंडर की बेसिस पे सिर्फ टारगेट किया कि खाली मेल्स को इस ब्रांड के बारे में पता है और फीमेल्स को नहीं पता, तो क्या फीमेल्स लग्जरी ब्रांड्स वॉचेस नहीं खरीदती, तो ये हो जाता है। और मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी होती है। द मॉडर्न मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी इज़ डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स विद कस्टमर इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबलाइजेशन। सो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इंटरकनेक्टेड मार्केट हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है और कल्चरल वैल्यूज शिफ्ट कर रही हैं, तो मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रही है, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन सिर्फ उसी पे फोकस करना सही नहीं होगा। हमें हर तरह के लोगों को टैकल करना आना चाहिए अपनी सेगमेंटेशन के अंदर, हर एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए और हर तरह की सेगमेंटेशन को फोकस करना चाहिए। चाहे हमारी नीश और हमारा टारगेट ग्रुप गलत कोई और है, लेकिन हमें सेगमेंटेशन के लिए ये चारों जियोग्राफिक, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल सेगमेंटेशन को भी फोकस करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम एंड गिव 5 नेम्स ऑफ द ब्रांड एंड इंडिकेट देयर प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद द ब्रांड नेम। सो उसकी इवेल्युएट करनी है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी। तो हमारे पास डिफरेंस ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क में सबसे बड़ा ये होता है कि ब्रांड नेम जो होता है वो किसी किसी प्रोडक्ट और सर्विस का डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम अदर मार्केट प्लेसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताता है और कन्वे करता है मैसेज के वैल्यूज़ क्या है उस ब्रांड की। लेकिन जो ट्रेडमार्क होता है वो लीगली प्रोटेक्टेड सिंबल, वर्ड या फ्रेज होती है जो कि एसोसिएट करती है प्रोडक्ट और सर्विस के साथ। और ट्रेडमार्क लीगली गारंटी देता है कि ये ब्रांड नेम और लोगो प्रोटेक्टेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के थ्रू। जैसे कि नाइकी स्वूश इज़ अ ट्रेडमार्क दैट इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एज अ सिंबल ऑफ द ब्रांड नेम। नाइकी स्वूश लीगली प्रोटेक्टेड है। और नाइकी सिर्फ एक ब्रांड नेम है जो कि एथलेटिक फुटवियर सेल करता है और क्लोथिंग सेल करता है, एक्सेसरीज सेल करता है एथलीट्स को। और अब 5 ब्रांड नेम्स हैं हमारे पास जो कि एसोसिएट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ। नाइकी है वो एथलेटिक शूज़, स्पोर्ट्स वियर और एक्सेसरीज को करता है। स्ट्रेंथ इसकी ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है एंड एसोसिएशन विद द परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन। और हाई इमोशनल कनेक्शन है इसका एथलीट के साथ। इसकी वीकनेस ये है कि ये नेगेटिव प्रेस रिलेटेड लेबर प्रैक्टिसेस में इनका नाम आया है। एप्पल स्मार्ट वॉचेस, फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट्स बनाता है, वियरेबल वॉचेस, सॉफ्टवेयर। और इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी और प्रीमियम इमेज है इसकी। कंसिस्टेंट इनोवेशन हो रही है इसके अंदर टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन में। लेकिन वीकनेस की ये है कि हाई प्राइस पॉइंट करती है कि ये सिर्फ लिमिटेड कस्टमर जो रिच पीपल है सिर्फ उनके लिए है। और डिपेंडेंसी ऑन फ्यू फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स इसको शो करती है कि इसकी वीकनेस ये है कि डिपेंडेंसी इसकी फ्यू फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के नाम पे है, लाइक आईफोन। कोका कोला जो है हमारा सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक है और प्राइमरीली कोका कोला सोडा है। और इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये ग्लोबली हाईली एसोसिएटेड हैप्पीनेस और रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है। और लोगों की गैदरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ पार्टी ड्रिंक। सो ये इसकी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रॉन्ग ब्रांड हेरिटेज जिसका एक है, मार्केट प्रेजेंस है कोका कोला के सबसे ज़्यादा शेयर्स है। और लेकिन वीकनेस की ये है कि नेगेटिव हेल्थ परसेप्शन आ जाता है, लोग कहते हैं कि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है एंड उसकी इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हेल्दियर ऑप्शंस के ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं आजकल के शुगर फ्री चीज़ें पिएँ। और इंटेंस कंपटीशन हो गया है हेल्दी ड्रिंक के साथ इसका। अमेज़ोन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक किंडल और इको वो प्रोवाइड करता है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये मार्केट लीडर है इन ई कॉमर्स में और वास्ट प्रोडक्ट ऑफर करता है और स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस है और एफिशिएंट लॉजिस्टिक है इनकी। वीकनेस इसकी ये है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस है लोकल रिटेलर में और क्रिटिसिज्म करते हैं ये लोग के वर्क कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन स्ट्रेंथ है इनकी, स्टोरेज सॉल्यूशंस बनाता है। स्ट्रेंथ इनकी ये है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, सबसे फास्ट सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो इनके पास होती है। लीडरशिप इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड अपील एसोसिएटेड विद द इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। वीकनेस ये है कि हाई प्राइसेस होती हैं और लेस एक्सेसिबल टू मैस मार्केट्स और production and delivery delays with quality and control issue at times. Evaluation of the brand name, brand की strength और weaknesses हो गई हैं हमारे पास। Conclusion ये निकलता है कि while brand name and trademark serves different role, they both work together
to ensure that product stands out in and is legally protected in the marketplace. कि इसका दोनों, एक तो ब्रांड को इनके डिफरेंट रोल्स हैं ब्रांड के लिए, लेकिन ये मेक श्योर करते हैं कि प्रोडक्ट हमारी स्टैंड आउट करे और लीगली प्रोटेक्टेड हो. What are the different pricing strategies and how we use them? So these are the different pricing strategies. Cost based pricing strategies, इसमें सिंपल हमारी जो कॉस्ट आई होती है हम उससे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रख के आगे उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं. ठीक है, इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी या मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रेटजी. कॉस्ट प्लस में कॉस्ट से ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट रख के उसको आगे कर देना, और मार्कअप में हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि एडिंग अ मार्जिन टू द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, दोनों एक ही तरह के हैं लेकिन इनका नाम डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कॉस्ट प्राइस में हम बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट रखते हैं और मार्कअप में हम उस प्रॉफिट से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं. ठीक है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब कॉस्ट स्टेबल होती है और प्रिडिक्टेबल होती है और कंपनी ऑपरेट्स इन द मार्केट वेयर कंपटीशन इज़ वेरी लिटिल. उसके बाद वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आती है. इसमें इसमें हम ये करते हैं कि हम वैल्यू, जो परसीव्ड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड करते हैं कि कस्टमर को ये इसकी वैल्यू कैसी लग रही है. फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन वही फीचर्स सैमसंग उससे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एप्पल ने अपनी प्राइस सबसे हाई रखी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने कस्टमर को एक प्रीमियम सर्विस दें, एक प्रीमियम प्रोडक्ट दें. ठीक है, उनको फील हो कि नहीं हमने आईफोन खरीदा है, आईफोन इज सुपीरियर समहाउ. सो ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है. इसमें ये करते हैं कि एम्फेसाइज करते हैं कि कस्टमर विलिंगनेस है पे करने के लिए एक्स्ट्रा, और क्या डीप अंडरस्टैंडिंग है उनके कस्टमर के नीड्स की और प्रेफरेंसेस की. और ये ऑल्सो बताते हैं कि प्रोडक्ट इज यूनिकली और हाईली डिफरेंशिएटेड. ठीक है, और कस्टमर परसीव अ हाई वैल्यू ऑफ द ऑफरिंग लग्जरी गुड और इनोवेशन टेक में इसे यूज़ होता है, जैसे कि एप्पल फ़ोन का मैंने एग्जांपल दी थी. कंपेटिटिव बेस्ड प्राइसिंग में ये होता है कि हाईली कंपेटिटिव मार्केट्स जो होती हैं वो इनको करती हैं बेस्ड कंपेटिटर्स की बेस पे हम करते हैं. जो कंपेटिटर्स ने रखा हुआ है अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम उसका एग्रीगेट रख के या तो उससे कम या फिर उससे नीचे करते हैं. इसमें कॉस्ट को नहीं देखा जाता और इसमें कस्टमर के परसेप्शन को भी नहीं देखा जाता. इसमें मैच प्राइसिंग आ जाती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग आ जाती है और प्रीमियम प्राइसिंग आ जाती है. मैच प्राइसिंग ये होती है कि हमने अपने कंपेटिटर की प्राइस के एग्जैक्ट वही प्राइस रख ली. पेनिट्रेशन में ये होता है कि हम अपने कंपेटिटर से कम प्राइस रखते हैं शुरू शुरू में ताकि लोग हमारी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और जब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम अपनी प्राइस एकदम बढ़ा देते हैं या कंपेटिटर जितनी कर देते हैं. और प्रीमियम प्राइसिंग ये होती है कि अपने कंपेटिटर से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं so that customer buy it for their perception. ठीक है,
और ये तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हम सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं एक मैस मार्केटिंग को। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती है ना, उसमें ये यूज़ हो सकता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कि डेली बेसिस पे हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट और कुकिंग ऑयल्स वगैरह। मार्केट रिसर्च एंड competitors इज रेडिली अवेलेबल, और रिसर्च अवेलेबल होती है जब इसके अंदर हम तब ये यूज़ कर सकते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने ऊपर भी बताया था कि ये वो होती है कि आप इनिशियल प्राइस अपनी लो रखते हैं अपने कंपेटिटर से, और जब कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसको खरीदने लग जाता है तो आप अपनी या तो कस्टमर जितनी अपने कंपेटिटर जितनी प्राइस रख लेते हैं या फिर उससे थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इसका ये है कि क्विक अडॉप्शन हो जाती है, कस्टमर आपको एक्वायर कर लेते हैं दूसरों का, और लार्ज लो मार्जिन इनिशियली लेकिन प्रॉफिटेबल अचीवमेंट होता है बाद में जाके। इसके चैलेंजेस ये होते हैं कि कस्टमर अपनी अगर कंपटीटर अपनी प्राइस लो कर दे तो उसका कस्टमर वापस उसके पास चल जाता है, और ये तब यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी नई मार्केट में जा रहे हों, या फिर मार्केट जो है वो प्राइस सेंसिटिव है। स्किमिंग प्राइसिंग वो होती है कि हाई इनिशियल प्राइस, पहले तो हमने बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रखी होती है, new product to maximize the profit from early adopters, then gradually lower to attract the more price sensitive customer। पहले महंगी प्राइस रखी हो ताकि सारे लोग सिर्फ वो लोग खरीद ले, और जब वो ज़्यादा उनकी प्राइस हो जाती है तो फिर वो फ़ौरन अपनी प्राइस को कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा सारे लोग उनको खरीदें और इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो। ये तब वर्क करता है जब इनोवेटिव और यूनिक प्रोडक्ट हो, और जब हाई मार्जिन हो अर्ली डिमांड से, और इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन हो। ठीक है, तभी ये काम करेगा। सो इसकी ये तभी यूज़ होगा जब हमने हाईली इनोवेटिव या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या फिर टारगेट करना है कस्टमर को जो प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए विलिंग हो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग वो होती है कि आप अपनी प्राइस को इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि ये कम है लेकिन वो होती नहीं है, जैसे कि 9.99। अब डॉलर 9.99 को लोग समझते हैं कि $9 का है, जबकि वो $10 का ही होता है। 0.1 कौन लेने जाता है? ठीक है। कैन क्रिएट ए परसेप्शन ऑफ वैल्यू और डील, मे इंक्लूड बंडलिंग और डिस्काउंट, इनकी 3-4 चीज़ों को इकट्ठे आप रैप करके कहें कि हमें डिस्काउंट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, हालांकि नहीं हो रहा होता, तो इसे कहते हैं बंडलिंग। बेस्ट यूज व्हेन सेलिंग अ कंज्यूमर गुड, कोई ऐसी गुड चीज़ दे रहे हैं जो कंज्यूम कर ले फास्ट मूविंग एफएमजीएस जिसे कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजीज, और टारगेटिंग प्राइस सेंसिटिव मार्केट को टारगेट करते हैं। डायनामिक प्राइसिंग ये होती है कि प्राइसेस आर एडजस्ट बेस्ड ऑन द रियल टाइम सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जिस तरह डिमांड बढ़ी है उसको आपने सप्लाई बढ़ा दी है, और इस तरह आप मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसकी प्राइसेस डिसाइड करें। जब डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हाई हो जाएगी, जब डिमांड कम है तो प्राइस को लो कर देंगे। हाईली फ्लेक्सिबल एंड डेटा ड्रिवन होती है ये, कि आपको डेटा की ज़रूरत होती है और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। कॉमन इन ई कॉमर्स, ट्रैवल, राइडिंग एंड शेयरिंग इंडस्ट्रीज, और रिक्वायर करती है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल एंड एनालिटिकल। डिमांड इसकी फ्लक्चुएट करती है सिग्निफिकेंटली एयरलाइन टिकट, होटल रूम से, और एक्सेस टू एक्यूरेट रियल डाटा उनके लिए रिक्वायर्ड होता है कि अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए, और फ्लक्चुएट जो सिग्निफिकेंटली चीज़ें कर रही हैं वो उन पे आपको चाहिए। जैसे एयरलाइन की टिकट फ्लक्चुएट करती रहती है, पीक सीजन्स होते हैं इनके, और होटल रूम्स की प्राइसिंग सर्दियों में महंगे होते हैं और गर्मियों में सस्ते, कुछ जगह पे इसके ऑपोजिट होता है। तो प्रीमियम प्राइसिंग आ जाती है। प्रीमियम प्राइसिंग में ये होता है कि कंपनी जो होती है वो हायर प्राइस करती है एक्सक्लूसिव और सुपीरियर क्वालिटी की, टू क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ एक्सक्लूसिविटी। जैसे आईफोन ने अपनी प्राइस सबसे ज़्यादा हाई रखी हुई है, जबकि उससे ज़्यादा अच्छे Xiaomi और दूसरी कंपनीज कह रहे हैं कि हमने बना लिए फ़ोन। तो ये प्रीमियम प्राइसिंग होती है, और ये हैवीली रिलाय करती है ब्रांडिंग में और क्वालिटी परसेप्शन में, और अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को जो विलिंग टू पे हैं प्रीमियम प्राइसेस। इसके अलावा इकोनॉमिक प्राइसेस, इसमें बजट कॉन्शियस लोगों को टारगेट किया जाता है, और उनको कंज्यूमर मिनिमाइज कॉन्शियस कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है, और मिनिमाइज किया जाता है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट को। ठीक है,
टारगेट इसके की फीचर्स ये हैं कि ये टारगेट करती है प्राइस सेंसिटिव लोगों को, कस्टमर्स को, और फोकस करती है मेंटेनिंग लीन ऑपरेशन। और बेस्ट यूज तब होती है जब सेलिंग जेनरिक एंड कमोडिटाइज प्रोडक्ट कर रही हो और competing इन प्राइस ड्रिवन मार्केट। जब compete कर रहे हो किसी प्राइस ड्रिवन मार्केट में तब ये हेल्प करती है, और जेनरिक और कमोडिटाइज प्रोडक्ट में हेल्प करती है। बंडल प्राइसिंग तब होती है जब प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, उनको जैसे कि 3% सेव 3 रुपीज़, इस तरह करके साबुन के जो बंडल्स होते उस तरह ये यूज़ होती है। फिर हमारे पास फ्रीमियम आ जाता है। फ्रीमियम प्राइसिंग में ये होता है कि जो बेसिक वर्जन होता है प्रोडक्ट का होता है वो शुरू शुरू में फ्री ऑफर किया जाता है, और जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं उसके जो ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं या ज़्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं उनको आपने प्रीमियम रखा जाता है। जितनी भी ऐप्स होती हैं जैसे एडिटिंग ऐप, उन्होंने इसी तरह किया होता है कि कुछ चीज़ें फ्री अवेलेबल होती है कस्टमर्स के लिए, कुछ चीज़ें उन्होंने प्राइस के थ्रू की होती है, इस तरह वो कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर में ऐसा होता और एक्वायर करते हैं लार्ज यूजर बेस। मोनेटाइजेशन अकर्स थ्रू प्रीमियम टियर्स और फीचर्स। और ये तब यूज़ होता है जब डिजिटल मार्केट हो और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर बेस्ड रिलेशनशिप आपने बनाना हो। इसके बाद जियोग्राफिकल प्राइसिंग आ जाती है, और ये जियोग्राफिकल लोकेशन की बेसिस पे उसकी कॉस्ट रखी जाती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है लोकल परचेजिंग पावर को, अकाउंट्स फॉर शिपिंग एंड रेगुलेटरी कॉस्ट, और सेलिंग इंटरनेशनली ऑन डाइवर्स लेवल। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द competitive environment and the customer behavior। उस पर डिपेंड करती है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, और इसके लिए बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, और बोथ द नीड टू रिमेन competitive भी होना चाहिए आप लोगों को, और अचीव प्रॉफिटेबल भी प्रॉफिट भी अचीव करना चाहिए। और प्राइस ना ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम, और इसको बहुत ही मॉडरेट होना चाहिए ताकि लोग खरीद सकें। के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस पे क्रिटिसिज्म क्यों होता है। तो सबसे पहले तो डिसेप्टिव मार्केटिंग होती है जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म होता है। उसमें ये आ जाता है कि मिसलीडिंग क्लेम्स किए जाते हैं, बेनिफिट्स जो होते हैं और परफॉर्मेंस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके पेश किया जाता है, और कस्टमर का ट्रस्ट उसके और कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, वो ख़त्म हो जाते हैं जो कंपनी होती है उस पर। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि वेट लॉस कम जो सप्लीमेंट्स होती हैं वो कहते हैं कि आप 20 पाउंड्स लूज़ करें एक हफ्ते के अंदर, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक क्लेम किया है, जबकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है और उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग में आ जाता है। एक्सेसिव परसुएशन और हाई प्रेशर आ जाता है कि सेल्स टैक्टिक्स का। उसमें ये होता है कि के बाद आ जाता है एक्सेसिव परसुएशन एंड हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स। इसमें ये होता है कि आप जो कंपनीज होती हैं वो कस्टमर को बार बार पोक करती हैं कि आप ये परचेज करें, बाय करें, और आप इनकी इमेज गिर जाती है इस चीज़ की वजह से। सो ये बहुत कॉमन है कि हमारे भी स्क्रीन पे बार बार एक दफ़ा कोई चीज़ देखें तो बार बार उसकी वो शो होने लग जाती है, और अक्सर कार डीलरशिप इसको यूज़ करते हैं कि आज के लिए ऑफर है, इसके बाद तो ये गाड़ी कभी ज़िंदगी में आपको नहीं मिल सकती, तो आपने अगर खरीदनी है तो अभी खरीदें। जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाती है रेपुटेशन उन कंपनीज की। ओवर यूज और इमोशनल मैनिपुलेशन भी होती है। प्रमोशन दैट एक्सप्लो समटाइम्स जो प्रमोट कर रहे होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं इमोशंस को, सच एज फियर, गिल्ट या इनसिक्योरिटी को। तो ये या तो बच्चों को टारगेट करते हैं या फिर बूढ़ों को टारगेट करते हैं, या वो लोग जो परेशान हैं उनको, जैसे कि कोई बीमार है, किसी को हॉस्पिटल में नज़र आ गए हैं, तो ये उन्हें कहेंगे कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें वरना आप बोझ बन जाएंगे अपने घर वालों को। तो ये उनके फियर के साथ फियर को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके बाद ओवर सेक्शुअलाइजेशन आ जाती है। इसमें ये होता है कि वो प्रमोशंस जिसमें क्या नाम है, अपनी प्रोडक्ट के अलावा वो
एज अ फीमेल को टारगेट कराए या उनको दिखाए, इस तरह करके सेक्सुअलाइज कर देते हैं प्रोडक्ट को। एक हैमबर्गर की इसी तरह एक एड थी जिसमें उन्होंने 2 मॉडल्स सिर्फ नज़र आ रही थी और ना हैमबर्गर था ना कुछ, और वो कोई बता नहीं सकता कि हैमबर्गर, तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ हुई और उनकी इमेज डैमेज हुई। उन्होंने ओवर सेक्सुअलाइज़ कर दिया था अपनी एड को। सो इस तरह ये यूज़ करते हैं। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंसर और स्पॉन्सर्ड कंटेंट, अक्सर ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंसर खुद वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन बार-बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के लिए ऐसे कहते हैं कि हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, इसने हमारी लाइफ चेंज कर दी। और जब उन पे बार-बार जब लोगों ने उन पे क्लेम किया कि इसके नेगेटिव बेनिफिट्स थे, तो पता चला कि वो मिसलीड कर रहे थे अपने फॉलोअर्स को और उन्होंने वो प्रोडक्ट कभी यूज़ ही नहीं की थी। और ये ऑथेंटिक नहीं होती और ट्रांसपेरेंसी नहीं रही उनके यूज़र में और उसमें। सो पीपल डोंट बिलीव देम एनीमोर। फिर इसी तरह इंट्रूसिव डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। इसमें ये होता है कि बार बार वीडियोस और पॉपअप्स और आपको एक एड्स देखना पड़ता है, जैसे यूट्यूब पे अक्सर आ जाता है, आपके इंस्टाग्राम पे अक्सर आ जाता है, जो कि बहुत इंट्रूड करता है आपकी पर्सनल लाइफ पे। और हमारी मर्जी, हमने नहीं देखना तो नहीं देखना, लेकिन वो अक्सर ऐसे अनस्किपेबल ऐड आ जाते हैं जो कि बहुत बुरी चीज़ है। प्रमोशन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये इरिटेट करती हैं चीज़ें। प्रमोटिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स होती हैं, समटाइम्स उनको ऐसे प्रमोट किया जाता है जो कि सही है, यानी कि टोबैको का ऐड होगा, शुगरी ड्रिंक्स, कोका कोला का ऐड देख लें, फास्ट फूड का ऐड देख लें, ये सारी हेल्थ के लिए ख़राब है, सबको पता है, लेकिन इनके एड्स चल रहे हैं। और ये एड्स जो चल रहे हैं ये अनएथिकल हैं, इनकी प्रमोशन की वजह से बच्चे जो हैं वो अपनी हेल्दी हैबिट्स को परस्यू नहीं कर पाते और ग्रीन वॉशिंग होती है। ग्रीन वॉशिंग में ये होता है कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं होती उन्हें आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली कह के बेचें। फॉर एग्जांपल दे कुछ कंपनीज हैं जो कि कहती हैं हमारे जो क्लोथ्स हैं वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, रीयूजेबल है, रिसाइकलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ग्रीन वॉशिंग इस टेक्निक का नाम है, और ये प्रमोशन की सबसे बुरी टेक्निक है, जिसकी वजह से अट्रैक्ट तो हो जाते हैं कस्टमर, लेकिन अगर बाद में पता चले कि ये इन्होंने इको फ्रेंडली कह के ख़राब चीज़ बेची है जो कि बाद में इको फ्रेंडली नहीं निकलती, तो वो फिर उनके लिए सही नहीं रहती। तो अब इसका कंक्लूजन ये है कि मैनिपुलेटिव और इंक्लूसिव और अनएथिकल चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, डिसेप्टिव मार्केटिंग को स्टॉप करना चाहिए और अपनी प्रमोशंस को एथिकल स्टैंडर्ड्स के थ्रू आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कैपएम। कैपएम होता है एक अजम्पशन मॉडल है। वो क्या क्या करता है? सो कैपएम इज़ अ फाइनेंशियल मॉडल। वो डिटरमिन करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क रिलेटिव टू द ओवरऑल मार्केट। इसमें ये होता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है किसी भी हम जहाँ से इन्वेस्टमेंट से अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, क्या वो उस रिस्क के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। अगर ज़्यादा रिस्क है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा होगा, अगर कम रिस्क है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा हमारा। सो इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है जो बगैर किसी रिस्क के हमें मिल जाता है। बीटा होता है बीटा बीटा होता है वो इन्वेस्टमेंट के जिसकी सेंसिटिविटी मार्केट में क्या चल रही है, और ये ज़्यादातर या तो ज़ीरो होता है या फिर वन। तो ये बीटा होता है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में से हम माइनस करते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और इसको हम कहते हैं मार्केट प्रीमियम। मार्केट प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं इसको, के रिप्रेजेंटिंग द एडिशनल रिटर्न इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फॉर टेकिंग ऑन मार्केटिंग रिस्क। इसमें ये होता है कि हमारा रिस्क प्रीमियम जो होता है, अगर हम अपने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में को माइनस कर दें हमारे मार्केटिंग रिस्क से, ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम उसे कहेंगे हम, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द एडिशनल रिटर्न इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फॉर टेकिंग द रिस्क। वो अगर हमने कोई रिस्क लिया है तो हमें उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा जो प्रीमियम मिलना चाहिए उसे हम कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। और कैपएम मॉडल जो है वो क्या करता है, वो सेवरल की असम्पशंस हैं जो सिंप्लीफाई और कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को करता है। वो ये है कि ये एफिशिएंट मार्केट असम्पशन बताता है, ये रिस्क आपका ख़त्म करता है। एफिशिएंट मार्केट इज़ असम्पशन इस तरह बताता है कि हमारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें सिक्योरिटीज़ फेयरली प्राइस हैं कि नहीं हैं, ये हमें कैपएम से पता चलता है।
कि इन्वेस्टर, अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के साथ हमारा जो मार्केट फ्री प्रीमियम है वो हमें सही प्राइस पे मिल रहा है या नहीं। अगर तो वो कम मिल रहा है तो हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन अगर हमें उसके ज़्यादा मिल रहा है या उतना ही मिल रहा है जितना हमें मिलना चाहिए, तब तो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कैबएम का असल मकसद है। सो रिस्क अवर्जन करता है, ये रिस्क से बचाता है इन्वेस्टर को। सिंगल पीरियड होरिजोन है, ऑल इन्वेस्टर प्लान देयर इन्वेस्टमेंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन बता होती है इसके अंदर। इन्वेस्टर के डिफरेंट पोर्टफोलियो होते हैं जिसमें वो अपने इन सिस्टमेटिक और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जो होते हैं वो हर यानी कि डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैपेम। और होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन होती है, सबकी सारे इन्वेस्टर्स की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एसिड का जो रिटर्न है वो रिस्क और उसका कोरिलेशन क्या है। क्या आपको रिटर्न आपकी जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना मिल रहा है, क्या जितना आपने रिस्क लिया है उससे ज़्यादा आपको रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, ये चीज़ें बताती हैं। और इसमें टैक्सेस और ट्रांजैक्शंस नहीं होते, और रिस्क फ्री बोरोइंग और लेंडिंग होती है, और मार्केट पोर्टफोलियो बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ कैपम। अच्छा, कैपम को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें सो कैपम एक फाइनेंशियल मॉडल है जो डिटरमिन करता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जो हमारी है उसमें वो रिस्क उसका कितना है और उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें कितना मिल रहा है। तो अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आर आई या आर ए है तो बीटा होता है जो मार्केट के अंदर वो वैल्यू जो मार्केट में हमें रिस्क बेस पे में मिल रही है। अगर हमारा रिस्क ज़्यादा है मार्केट के इस शेयर का जो हम खरीद रहे हैं तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। सो और आरएम होता है मार्केट में जो शेयर होता है और रिस्क फ्री रेट को माइनस करेंगे तो हमारा मार्केट प्रीमियम आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला है कैपएम का कि रिस्पेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें मिल रहा है किसी भी स्टॉक को खरीदने पे हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है वो है आर ए। आर आर एफ है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और बीटा है वो हमारा रिस्क जो हमें किसी भी शेयर को खरीदने में मार्केट में उसके जो शेयर्स की वैल्यू है जिसकी वजह से उसको तो रिस्क है सिंगल कितना रिस्क है तो ये का फॉर्मूला सिक्योरिटी है हमें मार्केट रिस्क फ्री लाइन रेट ऑफ होती है रिटर्न एक, को प्लस और करना स्ट्रेट लाइन पड़ेगा होती है जो कि बीटा रिस्क के फ्री रेट साथ ऑफ और रिटर्न बीटा को जितना और ज्यादा होगा फ्री उतना ही रेट ज्यादा ऑफ हमारा रिटर्न को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। जितना और रिस्क होगा उतना ही रिटर्न होगा। मार्केट रिटर्न और को ये मार्केट के वैल्यू बारे में को बताती में है। से और इसमें उसमें माइनस एक करना ये है होता है हमने कि रिस्क स्लोप फ्री ऑफ रेट द ऑफ रिटर्न एसएमएल होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है बीटा के साथ। जिसमें जितना बीटा एसमिन्स ज्यादा होगा जो अगेन होते उतना हैं ही ज्यादा आपके वो हमारा अंडर वैल्यूड रिस्क होंगे अगर एसएमएल से ऊपर हुए, और एक्सपेक्टेड रेट अगर ऑफ आपके रिटर्न एसएमएल होगा। से नीचे हुए तो वो ओवर वैल्यूड So, होंगे। the सो several आपको assumptions that simplify the complex real-world environment. These includes basic अबव द assumptions of एसएमएल CAPM वैल्यू जो अगर आपके simplify एसिड्स करती है होंगे उसको तो वो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट अंडर से वो वैल्यूड है होंगे, एफिशिएंट और मार्केट एसिड से एजम्पशन। बिलो होंगे अगर मार्केट का एसएमएल से, तो एनालिसिस वो हो जाता है ओवर कि वैल्यूड अवेलेबल होंगे। इन्फॉर्मेशन क्या सिक्योरिटी सिक्योरिटी मार्केट फेयरली लाइन प्राइस होती हो है, रही है कि रिप्रेजेंट नहीं कि करती है इसका रिस्क मार्केट रिस्क ज़्यादा है प्रीमियम और को। इसने जितना मार्केट ज़्यादा रिस्क रिस्क होता है प्रीमियम उतनी वही ज़्यादा होता उसका है जो रिटर्न कि होगा। रिस्क फ्री मार्केट को अगर अगर हम माइनस आपको कर दें रिस्क कम एक्सपेक्टेड है तो आपको रिटर्न्स। रिटर्न भी कम ठीक मिलेगा। है। तो वो उसको कह रहे हैं कि ये जो मार्केट हमें रेट प्रोवाइड कर सिक्योरिटीज रही है, अगर फेयरली उससे हम प्राइस्ड रिस्क हैं। फ्री प्रीमियम को रिस्क माइनस अवर्जन करते हैं कर तो रही है हमारा कि हमें मार्केट ये तो नहीं कि हम प्रीमियम पूरा ही आता है, रिस्की और इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न उठा हमारा लें कि हमारी इसकी और पैसे ही इन्वेस्टमेंट डूब जाए। तो रैशनल एंड रिस्क अवर्स होते हैं कि रिस्क से बचाना है अपने आप को ज़्यादा और प्रेफरिंग लोअर रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न।
ये कैपम फॉर्मूले से रिस्क वर्जन हो जाती है। सिंगल पीरियड होरिजोन, ऑल इन्वेस्टमेंट प्लान देयर इन्वेस्टमेंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। डाइवर्सिफिकेशन होती है। सिंगल पीरियड के अंदर ये सारा कैपेम होता है। डाइवर्सिफिकेशन होती है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट होल्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एलिमिनेटिंग अनसिस्टमेटिक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क यानी कि अगर एक कंपनी डूब गई तो आपके सारे शेयर्स, अगर आपने एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो डूब जाएंगे, तो इसलिए वो कैपेम के थ्रू उसको पोर्टफोलियो बना बना के आपके कंपनी शेयर करते हैं। और होमोजीनस एक्सपेक्टेशंस, ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द एसेट रिटर्न रिस्क एंड कोरिलेशन। एक ही जैसा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है रिस्क का, एसेट रिटर्न्स का और कोरिलेशंस का। नो टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन, देयर आर नो टैक्सेस ऑन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट। और रिस्क फ्री बोरोइंग एंड लेंडिंग, investor can borrow and lend unlimited amount of constant risk free rate. Market portfolio, all risky assets are included in a market portfolio which is assumed to be mean variance efficient. Explanation of the diagram. The CAPM graph, also known as the security market line, illustrate the relationship between an asset beta and its expected rate of return. जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो बीटा है ये हमारा रिस्क है और ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। सो वाई एक्सिस में हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है बीटा एज सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द एसेट जो हमने वोट किया था, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो हमें मिल रहा होता है, उसमें रिस्क नहीं होता। जो रिटर्न हमें हमारी इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है उस पर रिस्क नहीं है, वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। और मार्केट रिटर्न होता है द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो वेयर बीटा इज 1। जहाँ पे हमारा रिस्क 1 होगा वहां पे हमारा वो जो रिटर्न होगा उसे हम कहते हैं मार्केट रिटर्न। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है आ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो मार्केट रिटर्न। The slope of SML represents a market risk premium. RMF minus RE, market rate of return minus risk-free rate of return. Market premium, assets above the SML are undervalued, offering higher return for the risk. SML से जितने भी ऊपर हमारी एसेट्स होंगे वो सारे हायर रिटर्न्स एंड फॉर देयर रिस्क, हायर रिस्क, और जो SML से नीचे होंगे वो ओवर वैल्यूड होंगे, लोअर रिटर्न फॉर देयर रिस्क। तो हमारे जितने भी शेयर्स होने चाहिए वो यहाँ पे होने चाहिए, जो हमें जिनका बीटा 1 हो, हमारा ना रिस्क अंडर वैल्यूड हो ना हमारा रिस्क ओवर वैल्यूड हो। अंडर वैल्यूड वो होता है कि हमारा रिस्क ज़्यादा है और हमें जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है। ओवर वैल्यूड होता है कि हमारा रिस्क कम है और हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। द कैपम प्रोवाइड्स अ simple framework estimated expected return and evaluate investment opportunities. While its assumptions may not held in real world market, capital remains a foundational tool in finance to understanding risk return trade-offs. Risk free rate of return, beta, market rate of return minus risk free rate of return. A company has total annual sales, ये सारा हमें given data इसके थ्रू दिया गया है। एनुअल सेल्स हमारी 40 लाख है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है 20%, करंट सेल्स है 8 लाख, करंट लाइबिलिटीज है 6 लाख, इन्वेंट्रीज 3 लाख एंड कैश 1 मिलियन, सॉरी 3 मिलियन एंड कैश है 1 मिलियन। सो ग्रोस प्रॉफिट है इस ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%। सो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन आ गया हमारे पास। करंट रेशियो होती है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट हमें गिवन थे उसको डिवाइड कर दिया करंट लाइबिलिटी से 1.3। 1.3 का मतलब ये है कि जितने हमारे करंट लाइबिलिटीज हैं हमें उसके मुकाबले में हमारे पास 1.33 करंट एसेट्स हैं, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो 1 से ऊपर है और ये अच्छी बात होती है 1 से ऊपर हो। So our current ratio of 1.3 indicates the company has 1.33 in current assets for every one current liability, which is good. हमारे एसेट ज़्यादा है करंट एसेट और लाइबिलिटीज करंट कम है। सो क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं ऐसे। द क्विक रेशियो includes inventory from current asset first ring
focusing on liquid assets such as cash accounts. So current assets minus inventories divided by current liabilities. हमारे करंट जैसे थे 8 लाख 3 लाख की हमारी इन्वेंट्रीज थी तो उसको डिवाइड कर दिया करंट लाइबिलिटीज से तो हमारे पास 0.83 है. A quick ratio of 0.83 indicates a company may struggle to meet their short-term liabilities without relying on inventories. Inventories हमारी इन्वेंटरीज के अलावा जितने भी वो करंट उनके एसेट्स हैं वो हम उनके लिए कम है. वो भी 1 होनी चाहिए थी लेकिन ये 1 से कम है तो ये बुरी बात है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी थी 40 लाख की सेल में से अगर हम 8 लाख की ग्रोस प्रॉफिट मान करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है. मेथड जो कॉस्ट होता है वो ऑफ सिंपल गुड्स फ्रेमवर्क सोल्ड होता है जो एस्टिमेट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न को को और डिवाइड करेंगे इवैल्यूएट करता है हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, और इसके थ्रू हमें रियल मल्टीप्लाई वर्ल्ड कर मार्केट का देते पता चलता हैं. है और उसकी फाउंडेशन ठीक है. टूल के 40 थ्रू में से हम माइनस ये 32 रिस्क लाख एंड नाउ रिटर्न कैलकुलेट द के बारे में इन्वेंट्री बता सकते टर्नओवर हैं. रेशियो. इसके इन्वेंट्री अलावा टर्नओवर रेशियो एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने गिवन डेटा में सेल्स में से सेल्स दी ग्रोस हुई प्रॉफिट है, माइनस प्रॉफिट करते हैं तो मार्जिन कॉस्ट दिए ऑफ हुए गुड्स हैं, करंट सेल्स में एसेट्स से दिए हुए कॉस्ट ऑफ हैं, गुड्स करंट माइनस करते हैं तो लायबिलिटीज ग्रोस दी प्रॉफिट हुई आता हैं है. हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट और था 8 लाख इन्वेंट्रीज दी हुई है. लेकिन और हमारे पास सेल थी 40 तो लाख. तो हमने कैलकुलेट अगर क्या करना हमने है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन हमें सेल्स में से 20% कॉस्ट दिया ऑफ हुआ है, तो सेल्स जो हमारी है उस सेल्स पे में ग्रोस से प्रॉफिट ग्रोस मार्जिन प्रॉफिट निकलता है. माइनस तो कर सेल्स दिया तो हमारी हमारे पास 40 कॉस्ट ऑफ लाख है, गुड्स सोल्ड आ जाएगी. तो तो हमने उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20% से में मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइडेड हमारे पास बाय 8 लाख ग्रोस इन्वेंट्री प्रॉफिट मार्जिन आ हमारे पास गया. आ जाते हैं और अगर हम 10.67. द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ग्रोस इज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है तो हमारे अप्रोक्सीमेटली पास कॉस्ट ऑफ गुड्स 10.67 सोल्ड आ टाइम्स जाएगी. आई है. ठीक है. तो करंट रेशियो कैश हमने रेशियो फाइंड कर होती दी. है कि करंट रेशियो कैश करंट एसिड हमारे डिवाइडेड बाय पास करंट कितना अवेलेबल लायबिलिटीज है. प्लस कैश ओवर करंट करंट एसिड हमारे लाइबिलिटीज. पास कैश थी रेशियो 8 इज लाख. ये 0.167 which हमें means गिवन है company has करंट 0.167 एसिड्स. in cash for और every उसको one अगर हमने of करंट current लायबिलिटीज भी liability हमें indicating गिवन है low उससे मल्टीप्लाई immediate किया तो liquidity. 1.33 है. करंट रेशियो अगर करंट लाइबिलिटीज के 1.33 मुकाबले में से हमारा कैश कम है. 1 से अबव है So तो liquidity ये एक position, the अच्छी बात current है. ratio इसका मतलब ये है 1.33 कि is करंट रेशियो 1.33 above 1 बताती है कि indicating कंपनी short में term solvency. जल्दी 1.33 सॉल्वेंट हो एसेट्स सकती हैं है कंपनी हर क्योंकि एक इनकी लायबिलिटी के करंट ऊपर. रेशियो इज अगर अबव हमारे पास 1 है. एक ठीक है. लायबिलिटी है तो हमारे पास उसके ऊपर However, the quick ratio is 1.33 एसेट्स हैं. 0.83 and क्विक रेशियो होती है, उसके cash बाद ratio is क्विक रेशियो हो 0.17 जाती है suggests करंट the एसेट डिवाइडेड potential बाय करंट liquidity लायबिलिटी issues माइनस without इन्वेंट्रीज converting into डिवाइडेड बाय inventory into करंट cash. लायबिलिटीज. और करंट एसेट हमारी इन्वेंट्री Inventory जरा management, a दूसरी higher तरह की होती inventory हैं. ये turnover इनको ratio शेयर होती करने है में ज़्यादा हमारी टाइम लगता है. करंट 10.67 एसेट जब indicates अभी efficient इसमें वो वाले इन्वेंटरी करंट एसेट आ मैनेजमेंट. जाते हैं और जितनी कैश एंड ज़्यादा कैश होगी इन्वेंटरी इक्विवेलेंट. मैनेजमेंट और उतनी अच्छी होगी. और 8 ग्रोस लाख अगर प्रॉफिट हमारे मार्जिन होता है पास करंट 20% इज अ मॉडरेट एसेट्स हैं इंडिकेटर ऑफ टोटल, तो उसमें से अगर प्रॉफिटेबिलिटी हम 3 डिपेंडिंग लाख ऑन द या इंडस्ट्री. 3 मिलियन की इन्वेंट्री माइनस कर देंगे Average और उसको करंट inventory लायबिलिटीज में of डिवाइड कर our देंगे तो उसे target पता चलेगा हमारे पास जो inventory कितने turnover. कैश इक्विवेलेंट चीज़ें जैसे Inventory बॉन्ड्स, turnover ratio कैश, defined as inventory रिसीवेबल्स, turnover ratio is equal उसके to थ्रू cost of हम goods sold कितना अपनी divided by लायबिलिटी average पूरी कर सकते inventory. हैं. सो अ Cost क्विक of रेशियो goods sold divided 0.83 by इंडिकेट्स के inventory turnover कंपनी ratio. में को मुश्किल हो सकती है. 1 होनी Target चाहिए या inventory 1 से turnover ऊपर, ratio हमारी 1 है से नीचे 8. नहीं होनी चाहिए क्विक Cost रेशियो of या और goods sold है करंट हमारी रेशियो. 32 lakh. इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाता To है. achieve इन्वेंट्री an टर्नओवर inventory के turnover किया फॉर्मूला ये है of कॉस्ट ऑफ 8 गुड्स सोल्ड is डिवाइडेड average बाय of इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ गुड्स inventory सोल्ड should अगर be सेल में 4 से ग्रोस lakh. प्रॉफिट निकाल देंगे तो ठीक कॉस्ट है. ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी. वैसे टारगेट इन्होंने इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स टर्नओवर सोल्ड होती नहीं है. दी इन्वेंट्री हुई, टर्नओवर रेशियो होती है लेकिन कॉस्ट ऑफ अगर गुड्स हम सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स, एवरेज लेकिन हमें इन्वेंट्री. ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन एवरेज गिवन था. इन्वेंट्री है हमने हमारे पहले पास कॉस्ट सेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाली, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से सेल्स के डिवाइड बाद कर ग्रोस देना है प्रॉफिट निकाला और फिर ग्रोस जो कि प्रॉफिट और हमारे सेल्स पास को आ माइनस जाएगा करके 4 lakh. सेल्स टू अचीव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड an निकाल लिया. inventory turnover उसके बाद of इन्वेंट्री 8, टर्नओवर रेशियो हमने the निकालनी है. average inventory इन्वेंट्री should टर्नओवर be रेशियो ये है कि कॉस्ट ऑफ 4 गुड्स lakh. सोल्ड को डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री Collection से. period तो हमारे पास of 32 लाख की इन्वेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, उसको डिवाइड कर दिया हमने इन्वेंट्री से जो कि है 10.67 टाइम्स. और इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री टर्नओवर हमारे पास है 10.67 टाइम्स the पर ईयर. account receivable और collection period is कैश calculated रेशियो as collection होती period है is जो equal to कैश average को मेजर account करती है. receivable कैश divided रेशियो by इज इक्वल टू कैश daily डिवाइडेड credit बाय करंट sales. लायबिलिटीज. कैश So हमारे पास है account receivable 0.167. daily credit जितना sales भी is हमारे पास equal कैश to था हमने उसको count डिवाइड कर annual दिया sales करंट divided by लायबिलिटीज में से number of और days in हमारे a पास year. आ गया 0.167. Average इसका मतलब है कि account to कंपनी के receivable पास is equal to 5 lakh. 0.167 कैश Annual है हर sales एक 40 lakh लायबिलिटी के and ऊपर. days in the year लायबिलिटीज are वो होती हैं 360. जो All these हमने are अपनी given. All of these हम are पे given. ड्यू होती हैं, So daily हमने credit sales लायबल is है इनको 40 पे lakh करने के divided by लिए. ठीक है. 360. और एनालिसिस और इंसाइट होता है फिर 1 से अब ऊपर होनी चाहिए. मैंने पहले ही कहा 11 था कि approximately daily credit यूटिलिटी sale है इन्वेंट्री हमारी. मैनेजमेंट में ठीक है. 10.67 टाइम
टाइम इंडिकेट्स करता है कि एफिशिएंट इलेक्शन इन्वेंटरी पीरियड है हमारा। मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 45 परसेंटेज days. 20%, जिसका मतलब है कि इज अ मॉडरेट इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। प्रॉफिटेबिलिटी 20% बहुत अच्छी है, लेकिन अगर डेली हम क्रेडिट सेल को डिवाइड कर इसको देंगे दूसरे हम कंपेटिटर से कंपेयर करेंगे तो हमारी अभी हम कलेक्शन मेंटली में पीरियड रख से लेंगे कि हमारी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेंट्री मार्केट डिवाइडेड के बाय लिहाज से कलेक्शन कितनी है। पीरियड। तो अभी तो हम एवरेज सोल इस अकाउंट कंपनी का ही कर रहे हैं, तो हमें रिसीवेबल ये फाइन लग रहा है। डिवाइडेड और बाय डेली क्रेडिट एवरेज सेल। डेली इन्वेंट्री क्रेडिट फॉर अ सेल हमने टारगेट एनुअल सेल्स को इन्वेंट्री डिवाइड टर्नओवर किया क्या डेली होगी। नंबर ऑफ ईयर्स पे। डेली इन्वेंट्री क्रेडिट सेल टर्नओवर हमारी रेशियो होती कितनी है हो कि गई कॉस्ट है, ऑफ गुड्स सोल्ड को आ गई है। एवरेज और इन्वेंट्री फिर से उसके बाद हम हमने उसको डिवाइड कर मल्टी दें। डिवाइड एवरेज कर इन्वेंट्री दिया। कहाँ से आती है, और एवरेज एवरेज अकाउंट इन्वेंट्री हमारे पास रिसीवेबल पे नहीं टू है, तो मेंटेन द हमने उसे एवरेज अकाउंट कैलकुलेट इज करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए हमारे 5 पास, और million. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी The चाहिए हमारे account must पास। collect तो कॉस्ट approximately in ऑफ for every गुड्स सोल्ड हमारे 45 पास थी days. 32 The लाख company should carry an average और inventory of इन्वेंट्री 4 lakh to टर्नओवर रेशियो achieve थी the हमारे inventory पास turnover 8। ये of 8 गिवन होगी। and और average हमारे पास आ account चुकी है receivable एवरेज 45 days. इन्वेंट्री। A firm कलेक्शन has पीरियड actual ऑफ sales अकाउंट of रिसीवेबल 65,000 in जो होता है वो इस April तरह and कैलकुलेट होता है, कलेक्शन पीरियड इन डेज इज 60,000 इक्वल in टू May. एवरेज अकाउंट रिसीवेबल में भी Expected हमारे rate of अकाउंट return is रिसीवेबल होती है एवरेज 70,000 डिवाइडेड बाय in June डेली and क्रेडिट 1 lakh सेल्स। in July. सो Assuming the sales एनुअल are the सेल्स only हमारे source of पास cash inflow जो and डेली that क्रेडिट सेल्स half है of और उनका them are फॉर्मूला of ये है कि एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय cash, the नंबर ऑफ remainder डेज are collected डेज even इन द on ईयर। तो over उन्होंने 360 डेज गिवन था कि 360 डेज का two ईयर है। following तो एनुअल two सेल्स over हमारे the पास ये following थी 2 months. What 40 are लाख। the 40 लाख को 360 पे डिवाइड informs किया तो हमारे पास आ जाएगी expected cash 11 लाख receipts 1000 for समथिंग June, सेल्स। July, and और हमने August? इसको How cash डिवाइड कर inflow देना and है outflow of the various sources एवरेज are different अकाउंट from each other? रिसीवेबल को, Explain with एवरेज reference अकाउंट statement रिसीवेबल of को the डेली cash flow. क्रेडिट सेल पे। तो डेली क्रेडिट सेल हमारे Expected पास आ cash गई थी receipts for the June, July, August. टेट्रा 11 सबसे पहले टेट्रा the 11। firm sales सो includes हमने credit क्या किया, cash sales हमने and credit sales, with credit sales 5 being मिलियन को collected over 2 months, डिवाइड कर दिया half in the 11 से, first month 100 after the sale and half in the second month. To 11 calculate the लाख expected cash receipts 11,000 of each एंड month 11 following रुपीज़। step, April तो sales में हमारे पास आ जाएगा 65,000 या May sales 45 में डेज, जो कि 60,000 या एवरेज June कलेक्शन sales पीरियड है। इसका 70,000. मतलब ये है कि हमने 45 डेज में 1 अगर हम lakh अपनी एवरेज average कलेक्शन August रखें sale है 1 lakh. तो Collection period है हमारी 50% जो sales of सेल्स are हैं, जो collected हमारा in कैश cash फ्लो है वो सही immediately. रहेगा। 25% sales are collected in following month and 5 लाख 25% रिसीवेबल sales को are मेंटेन collected करने के in लिए हमारी a एवरेज कलेक्शन पीरियड होना चाहिए second month 45 after डेज। the इसका sale. मतलब ये है। This is the given data. दूसरी हमारे पास And the क्वेश्चन था, collection उसमें pattern ये है था कि अ 50% फर्म हैज़ और एक्चुअल 25% सेल्स and ऑफ 25%. Step by 65,000 cash receipt in अप्रैल में, June. और उसके बाद जून में जो गिवन सेल्स डेटा हुई देख थी लेते हैं। उन्होंने 50% अप्रैल निकाला की था, सेल्स उन्होंने कहा था 70% को 65,000 है, मई की 70,000 का 60,000 है, 70%. जून की 70,000 और जुलाई की 1 लाख है। तो तो उस पे 50% उन्होंने कलेक्शन पैटर्न 35,000, दिया हुआ था कि 25% 50% या ऑफ द सेल्स आर 60,000 का, कलेक्टेड इन कैश। 15,000 हर एंड 25% या सेल्स सेल्स का क्रेडिट का, 50% कलेक्ट करते हैं हम कैश में, 16 to 25% आर कलेक्टेड इन द फॉलोइंग 5,000. मंथ। इन हर सबको हमने सेल का प्लस कर देना है, जो 65,000 का हमारे हमने पास कलेक्ट अमाउंट किया अगले आएगी महीने कुछ। वो इस है तरह 25,000 आर कलेक्टेड इन दी 66,250. सेकेंड मंथ ये आफ्टर हमारी द कैश रिसीप्ट सेल। होंगी तो वो जून कह रहे हैं की. कैश रिसीप्ट क्या होगी ठीक इसकी, है. कि अगर कैश हमने रिसीप्ट्स इन जून की ये जुलाई होगी कि हमारी अगर हमने होंगी जो जुलाई जून से में शुरू कैश हुई हैं. हमारे पास आया 50% कैश में कलेक्ट किया तो 35,000 हमारे 0.5% जो पास उस हमारे पास महीने आया कैश में जून के है अंदर। जून में हमें मिले उसी के 25% हमारे पास आया मई का 25 जुलाई टू 0.25 के साथ 70% और एंड 0.25 25% हमारे पास आया क्रेडिट अप्रैल का। सेल्स मई ये उन्होंने सेल्स पैटर्न और जो वो दिया हुआ सारी है हमारे उसके पास आ अकॉर्डिंगली जाएगी. हमने किया है। उन्होंने कहा था हम 2 मंथ्स 82,500 बिफोर हमारे उसकी पास कैश कलेक्शन रिसीट्स करते आएंगी. हैं, ठीक है, कैश रिसीट्स 25% इन अगस्त 25% आएंगे करके 50% ऑफ द क्रेडिट में और अगस्त सेल, 0.5% ऑफ द 50% उसकी कैश, कैश में करते हैं। इसी तरह अगर हमने जुलाई की निकाली तो 50,000. हम जुलाई के महीने में हम तो 50% कैश ले लेंगे, लेकिन 25% उससे पहले, जुलाई से पहले, मई जून जुलाई जुलाई, और जून तो की मई क्यों और ऐड जून की के है महीने में इसमें? हम 25% उसके रिसीवेबल लेंगे पहले। So summary फिर of कैश cash रिसीट्स receipts इन are अगस्त आ जाते हैं। 66,250, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त। 82,500 and पहले 2 महीनों में हमने 92,500. इसके क्रेडिट सेल्स के रिसीवेबल लिए 25% और उसके बाद हमने 50% का कैश लिया अगस्त के महीने में। सो ये उन्होंने पैटर्न खुद ही दिया हुआ था जिसके थ्रू हमने ये सेल्स निकाली, उनका रिसीप्ट निकाली है। और उसने कहा है कि समरी क्या है इसकी, समरी ये ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करें बिटवीन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो Over the two इन द months स्टेटमेंट उन्होंने ऑफ कहा ये कैश फ्लो। सो collect करते हैं स्टेटमेंट हम ऑफ कैश evenly. फ्लो होती What है are जिसमें the firm's कैश इन expected एंड cash कैश of आउट return? लिखते हैं कि हमारे पास So ये कितने उनकी पैसे आए और पॉलिसी हमने है कितने पैसे दिए कि वो इन अ कैश और उसकी स्पेसिफिक पीरियड रिमाइंडर ऑफ टाइम। 2 महीने एक के साल अंदर होता है अंदर वो कलेक्ट स्पेसिफिक करते हैं. पीरियड ऑफ तो टाइम, हमने वो उसके जो बाद वाले 2 दिसंबर से महीनों शुरू का होता है, जरूर ठीक है, लिखना है या दिसंबर कि पे एंड होता है।
तो ऑपरेटिंग जून उसमें में 3 तरह के मई हमारे अप्रैल का एक्सपेंसेस साथ ले होते हैं, आएगा, ऑपरेटिंग, जुलाई इन्वेस्टिंग एंड में जून और फाइनेंसिंग। मई का आएगा,
कैश इनफ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश जो हमें अगस्त आता है वो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आता है, उसमें कैश इनफ्लोज आ जाते हैं। जून उसमें जुलाई रिसीव्स फ्रॉम द के कस्टमर, जैसे हम कि उसके सेम तरह से फॉलोइंग रेवेन्यू टू हमने मंथ्स क्रेडिट में को लिया था। करेंगे। इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, ये हमारे पास कैश इनफ्लो है, कैश हमारे पास आया। और Summary कैश of cash आउटफ्लोज में आ जाता receipts है आ कैश गई. पेमेंट Difference फ्रॉम द between cash inflows सप्लायर्स and outflows in the टू cash द flow statement. Cash सप्लायर्स flow ऑफ is a फॉर द financial गुड्स एंड document that सर्विसेज, summarizes the company पेमेंट cash टू flow एम्प्लॉयर्स and वेजेस एंड सैलरीज outflow आ over a जाती है। specific period. पेमेंट The flow फ्रॉम of organized ऑपरेटिंग into three main एक्सपेंसेस, objective: यानी कि operating, रेंट और investing, and यूटिलिटी का financing. जो बिल हम Here is the पे background of करते हैं how वो हमारा cash flow and आउटफ्लो inflow है, are यानी कि different. माइनस में Operating हमारी activities कंपनी से can जाएगा। और cash पेमेंट receipts फ्रॉम from the इंटरेस्ट customer, एंड sales टैक्सेस revenue, आ जाता है। interest income, कैश dividend इनफ्लोज और income. कैश आउटफ्लोज जो Cash होते हैं वो inflows, तीन cash तरह के होते outflows हैं, है फाइनेंसिंग, payment to ऑपरेटिंग supplier और for goods and services, payment to इन्वेस्टिंग एक्टिविटी employees, में। तो operating expenses फाइनेंसिंग and utilities, payment of interest expenses. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो जो Investing होते हैं वो होते activities. हैं Cash पॉजिटिव inflows होते हैं, जो proceeds हमारे from पास the आते हैं sale of इनफ्लो fixed होता है, और asset, नेगेटिव होते land, हैं जो building. हमसे जाते हैं। तो And इसमें आ machinery जाता है कि कैश proceeds from the रिसीट्स आ sales जाती of हैं, इंटरेस्ट investment, इनकम आ जाता है, stocks डिविडेंड and इनकम आ जाता bonds, है, कैश collection of इनफ्लो हो loans गया। and कैश disposal आउटफ्लो जो आता है subsidiaries. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से वो होता है कि हमने Cash सप्लायर और outflow को जो purchases of पैसे a दिए, हमने fixed अपने एम्प्लॉयज़ को asset जो वेजेस or और सैलरीज दी, equipment, हमने ऑपरेटिंग investment in एक्सपेंसेस जो securities or दिए, subsidiaries, और loans हमने given to इंटरेस्ट जो पे another किया, वो entity. हमारे पास ऑपरेटिंग Financing एक्टिविटीज में आउटफ्लो activities होते हैं। फिर proceed इन्वेस्टिंग from the एक्टिविटीज में issuing से जो share हमारे of पास bond, इनफ्लो होता proceeds है और from आउटफ्लो issuing होता है shares of bond, borrowing वो from आता है। banks or इसमें ये other होता है कि lender, cash outflow, repayment हम of the loans or प्रोसीड करते bonds, हैं फ्रॉम payment ओवर for dividends, and सेल्स buyback ऑफ फिक्स्ड of share, एसेट, जो treasury हमारे पास stock. आता है वो Key इनफ्लो हो difference गया। between inflows and प्रोसीड्स outflows. फ्रॉम द Inflow सेल ऑफ द represent the इन्वेस्टमेंट, source किसी of इन्वेस्टमेंट में cash, से जो हमें पैसे मिल source रहे of हैं cash वो that हमारा increase इनफ्लो हो liquidity, गया। और कलेक्शन ऑफ लोन्स, हमने कहीं लोन लिया हुआ था उसको वापस such लिया है, as तो वो sales भी हमारे पास revenue, इनफ्लो हो गया। asset लेकिन आउटफ्लो sales, क्या होगा? or financing हमारे पास proceeds. परचेज ऑफ फिक्स्ड Outflow एसेट, हमने कोई represents फिक्स्ड the एसेट खरीदा तो use हमारा of कैश फ्लो cash हुआ, that हमने कोई चीज़ decreases the परचेज की। liquidity, इन्वेस्टमेंट की decreases the कहीं पे liquidity, सिक्योरिटीज़ such के as अंदर, तो हमारा payment to आउटफ्लो हुआ। और suppliers, लोन अगर हमने दिया uh, तो वो भी हमारा आउटफ्लो हुआ। इसके अलावा purchases of फाइनेंसिंग assets and एक्टिविटीज़ loan आ जाती हैं। payment. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड्स फ्रॉम द इशूइंग The statement of cash flow provides a शेयर्स और clear बॉन्ड्स, अगर distinction हमने between cash कोई inflows and शेयर या बॉन्ड outflows इशू किया है तो across the हमारा कैश operating and इनफ्लो investment होगा। finance अगर हमने बोरो activities. It किया है helps कोई stakeholder बैंक से accesses the या लेंडर से, तो वो भी company हमारा कैश liquidity, इनफ्लो हुआ, solvency, क्योंकि and पैसे overall हमारे पास आए। cash और management. बॉन्ड को शेयर किया, बॉन्ड किसी The को दिया, Johar तो फिर Trading हमारे Company पास पैसे has आते the हैं बॉन्ड की following मदद से। shareholder इसी equity तरह account: कैश common आउटफ्लो आ stock, गया कि रिपेमेंट ऑफ लोन्स और बॉन्ड्स, ठीक है, और पेमेंट्स फॉर कॉमन स्टॉक पर डिविडेंड शेयर और वैल्यू पर स्टॉक बाय बैक वैल्यू ऑफ शेयर, 8 बाय rupees, बैक ऑफ additional शेयर्स, paid यानी in कि capital is अपनी शेयर को 16 दोबारा से lakh, खरीद लेना, कि retained ये स्टॉक earning is किसे कहते हैं, तो 8,400, वो कैश total आउटफ्लो shareholder होगा। equity is 12,000, की market price डिफरेंस of the बिटवीन stock is इनफ्लोज 60, ये है and कि number of रिप्रेजेंट outstanding share. सोर्सेज ऑफ कैश। Number इनफ्लो of जो होता है वो outstanding share कैश is के equal सोर्सेज to होता है, common और stock per इंक्रीज करता है value लिक्विडिटी को, 2 lakh और हमें सेल रेवेन्यू देता है, एसेट सेल्स देता है, और फाइनेंसिंग प्रोसीड्स में से आता है। is equal आउटफ्लो जो to होता है वो कैश दैट डिक्रीजेज द लिक्विडिटी, सच एज 25,000 share. पेमेंट टू सप्लायर, परचेज ऑफ एसेट्स Total और number of लोन share. पेमेंट। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है
तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है जोहर ट्रेडिंग कंपनी है, उसके उन्होंने शेयर्स की गिवन डेटा दिया हुआ है। अब उसके मुताबिक हमने निकालना है कि 10% स्टॉक डिविडेंड। 10% स्टॉक डिविडेंड वो कह रहे हैं निकालने, तो हमारे पास जो शेयर्स होंगे वो 250,000 है। सबसे पहले तो शेयर देख लेते हैं ना कि शेयर हमारे पास है 2,50,000 का 10% 25,000 शेयर। वो कह रहे हैं 10% स्टॉक डिविडेंड दिया है, यानी कि 25,000 शेयर ज़्यादा हो गए हैं। तो 2,50,000 शेयर में 25,000 प्लस करेंगे तो 2,75,000 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, जो नए शेयर्स हो गए हैं वो 275,000 शेयर्स हो गए हैं। उसका इक्विटी में क्या इम्पैक्ट होगा कि इक्विटी अनचेंज रहेगी। ठीक है, रिटेन अर्निंग पे उसका क्या इम्पैक्ट है, और उसका रिटेन अर्निंग पे ये इम्पैक्ट होगा कि अगर 25,000 शेयर का जो 60 पार वैल्यू हमारे पास थी कि पर शेयर की 60 पार प्राइस है, पार वैल्यू है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 लाख। और अगर हम 15 लाख हमारी रिटेन अर्निंग हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारे जो कॉमन स्टॉक के शेयर है वो कह रहे हैं 25,000, अगर उसकी वैल्यू पार वैल्यू 8 हो गई तो क्या होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000 से, तो हमारे पास आ जाएंगे 25,000 के जो शेयर हमने मल्टीप्लाई किए 8 से, तो वो 2 लाख हो जाएंगे। और 2 लाख हमारे पास आ जाएगा कॉमन स्टॉक इसका। ठीक है, अब एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या होगा हमारा? एडिशनल पेड इन कैपिटल होगा कि हमारे पास 60 जो हमारी पार वैल्यू थी उसमें से अगर हम 8 पार वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52। और 52 को अगर हमने 25,000 शेयर की पार वैल्यू जो डिफरेंस आ रहा है वो होगा 13 लाख रुपीस, जो कि हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल है। एडिशनल पेड इन कैपिटल वो होता है जो कि हमारी चेंजेस हो रहे हैं ना, 60% हमारी पहले पार वैल्यू थी, बाद में हमने उसको 8% कर दिया, तो उसको जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस करके जो मल्टीप्लाई करेंगे हम शेयर के साथ, जितने शेयर्स चेंज हुए थे 25,000 एडिशन थे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 13 लाख, जो कि हमारे पास एक इंक्रीज है क्योंकि हमारे शेयर्स 8% बढ़े थे, तो हमारे पास अब 13 लाख इंक्रीज एडिशनल पेज इन कैपिटल आ गया है क्योंकि हमारे शेयर्स बढ़े 25,000 से। अपडेट इसकी अब करेंगे कि कॉमन स्टॉक जो हमारे पास 22,000 हो गया है, एडिशनल पेज इन कैपिटल 29 लाख हो जाएगा, और हमारा रिटेन अर्निंग हो जाएगी 6,09,000, और सॉरी 69 लाख हो जाएगी। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी हो जाएगी 12 लाख, जो कि अनचेंज रहेगी। अब उन्होंने कहा है अगर 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट करें तो क्या होगा। 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये है कि एक स्टॉक को दो हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, अगर हमारे पास 2,50,000 के शेयर्स हैं, ठीक है, तो हम उसको दो शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे, एक शेयर को दो पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2,50,000 5 लाख शेयर हो गए। एक शेयर अगर दो दो हाफ हो गया है तो उसको 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 लाख शेयर्स हो गए। और लेकिन इनकी प्राइस हाफ हो जाएगी, पहले एक शेयर था 10 रुपए का, तो जब हम उसको दो पे डिवाइड करेंगे तो उसकी प्राइस हो जाएगी 5 रुपीज। तो यहाँ पे हमने उसकी पहले प्राइस क्या थी, यहाँ पे उसकी पहले प्राइस थी 8 और अब उसकी प्राइस हो गई है 4। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर उसके बाद हम अपना अकाउंट अपडेट करेंगे कि 2 लाख शेयर जो है अब वो हो गए हैं 4 पार वैल्यू के कॉमन स्टॉक के अंदर। इसके बाद एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या होगा उसकी हम अपडेट करेंगे, और फिर आ जाता है हमारे पास 1-for-2 रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि जो पहले शेयर हमने एक के दो बना हिस्से कर दिए थे, एक शेयर को दो पे डिवाइड कर दिया था, अब हम उसको रिवर्स वापस दो शेयर को एक शेयर पे करना चाहते हैं कन्वर्ट। ठीक है, और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कहते हैं इसको। सो 1-for-2 हर दो शेयर मिलाकर एक शेयर बनाएगा। तो अब पहले 2,50,000 के हमारे पास टोटल न्यू शेयर हैं, उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि दो शेयर मिलकर एक शेयर बना रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1,25,000 शेयर्स। और फिर हमने उसको कर देना है, और उसकी पार वैल्यू को हमने कर देना है डबल। तो पहले 8 हमारे पास पार वैल्यू थी, अब उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पहले एक शेयर था 8 रुपीज़ का, जब हमने दो शेयर कंबाइन कर दिए और उसको एक बना दिया, तो अब वो ही शेयर 16 रुपीज़ का हो जाएगा। सो ये इसके पीछे कैलकुलेशन का
है। अब शेयर प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट क्या होगी, स्टॉक डिविडेंड क्या होगी। इसमें ये होता है कि जो हमारी न्यू प्राइस होती है, ठीक है, वो हम उसमें से होती है ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्टॉक डिविडेंड, और उसको कहते हैं हमारी न्यू प्राइस। तो हमारी न्यू प्राइस ये है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन आई थी 54.55, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1.106 से, 1 प्लस 0.06 जो हमारे पास उसकी न्यू शेयर प्राइस आई है उसके साथ, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके साथ। तो 54.55 हमारे न्यू शेयर की जो प्राइस हो जाएगी वो आ जाएगी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ऑन सिग्नलिंग क्या होगा, सिग्नलिंग इफेक्ट में कॉज the stock price to deviate from the calculated 54.55. Potential scenarios include पॉजिटिव सिग्नलिंग भी हो सकती है और नेगेटिव सिग्नलिंग भी हो सकती है। पॉजिटिव सिग्नलिंग में ये होता है कि जो स्टॉक डिविडेंड है द सिग्नल कॉन्फिडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट द प्राइस माइट इंक्रीज अबव 54.55, और नेगेटिव सिग्नलिंग ये है कि प्राइस इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, और अगर सिग्नलिंग इफेक्ट ना हो तो पोस्ट डिविडेंड शेयर प्राइस हमारे पास हो सकती है 54.55, और लीड टू हायर और लोअर प्राइस बेस्ड ऑन द मार्केट परसेप्शन। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें आ जाता है बॉल मैन्युफैक्चरिंग। बॉल मैन्युफैक्चरिंग में प्रोजेक्ट एक्स और वाई गिवन है। अब हमने उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैश इनफ्लो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को लिखना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव ब्रैकेट्स के अंदर है ये हमारे पास है इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कितना पहले पे किया था, अब ये और 1 से शुरू हो रहे हैं रिटर्न जो उनको रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द कैश फ्लो, जितने भी कैश फ्लो है उसको हमने 1 प्लस आर जो हमें रेट ऑफ रिटर्न गिवन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1.15 हमने उसमें प्लस कर देना है। तो 1.15 और उसकी पावर जो टाइम पीरियड हमें इन्होंने 1 2 3 4 5 करके गिवन है उसको हमने इसकी पावर ले लेनी है। तो हमारे पास सबका आ गया है इस तरह। प्रोजेक्ट एक्स का 5, उसमें से फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी आ जाएगा और फिर प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट एन का एनपीवी है 8,947, जबकि प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी है 12,211। फिर इसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो होता है जहाँ पे डिस्काउंट रेट हमारा और एनपीवी ज़ीरो हो। एनपीवी ज़ीरो का मतलब है कैश फ्लो है और 1 प्लस आर टी टी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी ज़ीरो होनी चाहिए जहाँ पे हमें कोई लॉस ना हो। वो हमारी 16.2 और परसेंट और 18.5% कैसे कैलकुलेट हुई है वो हम अभी करके दिखाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि एनपीवी सबसे ज़्यादा जहाँ पे निकल रही है उसको, और जहाँ पे ज़ीरो निकल रही है उसको माइनस करके डिवाइड करना है। फिर पेबैक पीरियड आ जाता है। पेबैक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमारे पास जो अमाउंट होती है वो हम कितने अरसे में रिकवर कर रहे हैं जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है उसके बारे में होता है। अगर हमने पहली इन्वेस्टमेंट में हमने 5 लाख दिए थे तो पहले साल हमें 1 लाख मिल रहा है, दूसरे साल हमें 1 लाख मिल रहा है, तीसरे साल हमें 2,20,000 मिल रहा है। तो हमारे टोटल हो गए 370,000, और अब हमने 5 लाख पूरे करने हैं तो चौथे साल हमें 370,000 मिल रहे हैं, और प्लस तो अगर हमने 1,90,000 मिल रहे हैं तो 1,90,000 में अगर हम जमा करें तो 370 तो 560,000 बन रहे हैं, लेकिन हमें 5 लाख तक देखने हैं तो 60,000। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 5 लाख में से 370 माइनस करेंगे, 1,30,000 को डिवाइड कर देंगे 1,90,000 में से। तो हमारे पास आ जाएगा पर ईयर फ्रैक्शन ऑफ द ईयर के कितने पैसे कितने अर्से में मिले हैं हमारे पास। तो इस पे आ गया 0.68, तो 3 प्लस 0.68 3.68 ईयर्स में हमारा पे बैक पीरियड बन रहा है। ठीक है, 130 है हमारे वो पैसे जो कि हमें 370 हमारे पास जो टोटल पैसे बने थे ना पहले 2-3 सालों में, तो हमारे पास 370 हो गए थे रिकवर।
उसके बाद हमने 5 लाख में उसको हमने 5 लाख में से माइनस किया तो हमारे पास 1,30,000 हमें और चाहिए थे। लेकिन हमें 4 ईयर में मिल रहे हैं 1,90,000। तो हमने 1,90,000 में से 130,000 को डिवाइड करना है और इस तरह हमारे पैसे आ जाएंगे। फिर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है, उसमें भी हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो इनफ्लो को डिवाइड कर देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। तो सम ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो को प्लस किया, डिवाइड कर दिया हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है। और हमारा बेस्ड ऑन एनपीवी आईआरआर प्रोजेक्ट वाई इज बेटर, क्योंकि प्रोजेक्ट वाई जो है वो बड़ा है और प्रोजेक्ट एक्स जो है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी छोटी है, उसकी एनपीवी भी थोड़ी है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट वाई। प्रोजेक्ट वाई की एनपीवी इज ग्रेटर, उसका हमारे पास आईआरआर बड़ा आ रहा है और उसके बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी इज ग्रेटर देन द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर हमें क्वेश्चन आए कि एनपीवी में से और आईआरआर में से कौन या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में से किसको प्रेफर करना चाहिए, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को प्रेफर करना चाहिए। जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका उसको हमें उस प्रोजेक्ट को हमें ऑप्ट करना